हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। आज की एपिसोड में हम क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में डीप जाएंगे। हम बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज से शुरू करेंगे, बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि बिटकॉइन का खालिक मिस्टर सातोशी नाकामोटो कौन है और वो अब कहाँ है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स, मीम्स, NFTs, डायनामिक NFTs, Web3 और क्रिप्टो माइनिंग के टॉपिक्स पर भी बात होगी। आज के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट जो हमारे गेस्ट हैं, जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में डीप एक्सपर्टीज रखते हैं। इन्होंने ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के साथ काम करके और ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में अपने इंसाइटफुल टॉक से डिजिटल करेंसीज की दुनिया को आसान बनाया है। इनकी एक्सपर्टीज से क्रिप्टो की कॉम्प्लेक्स दुनिया बिगिनर से लेकर सीजन्ड इन्वेस्टर तक सबके लिए आसान हो जाएगी। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट शारिक अमीन। Welcome to Explore Hayat. Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. Walaikum assalam. Happy to be here. Same here. Really good. We are going to share. आज हम आपसे बहुत नॉलेज लेंगे और हमारे ऑडियंस भी डेफिनेटली सबको बहुत सीखने को मिलेगा। Inshallah. Inshallah. So let's go simple. So what is cryptocurrency and why should an average person care about it? Cryptocurrency जो है ये बेसिकली इन लेमैन्स टर्म जो है एक आम इंसान के लिए ये एक डिजिटल करेंसी है। तो एक डिजिटल मनी है, मतलब ऑनलाइन पैसा ये, इंटरनेट के ऊपर पैसा ये, ठीक है। और ये मतलब आपके हाथ में नहीं है जैसे करेंसी नोट्स हैं वगैरह, ये इस तरह नहीं है। तो इंटरनेट में ये पैसा है, ठीक है। शुरू हुआ था एक्चुअली जो 2008-9 में जब बहुत बड़ा दुनिया में क्राइसिस आया था, तो एक बंदा था अलेजिडली जिसको कहते हैं सतोशी नाकामोटो। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा या उसने एक कोड लिखा, एक पेपर लिखा जिसके ऊपर उसने बिटकॉइन को तख्लीक किया, बिटकॉइन बनाया। उसने एक कोड लिख के कि बिटकॉइन होगा 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई होगी, ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से लोगों के पास आएगा, ये ऐसे यूज होगा। और वो बिटकॉइन के बनाने का मकसद था कि जो पैसे की ताकत चली जाती है वक्त के साथ साथ, आप देखें महंगाई बढ़ती जाती है, पैसे की ताकत जाती है, बिटकॉइन में वो नहीं हो, क्योंकि पैसा अनलिमिटेड है, छापे जाओ करेंसी नोट्स मार्केट में आते जाएंगे। बिटकॉइन लिमिटेड है 21 मिलियन, तो ये अपनी वैल्यू को होल्ड करेगा, लिमिटेड सप्लाई है, वैल्यू को होल्ड करेगा। तो ये ऐसे तख्लीक हुआ, बना। फिर हुआ ये कि ये बना इसलिए ताकि ये एक तरह से करेंसी की तरह काम करे। लेकिन फिर लोगों ने इसमें ट्रेडिंग शुरू की, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। मतलब है कि लोगों ने ये ट्रेड किया कि आज मैं इतने का खरीद रहा हूँ, कल इतने का होगा, मैं बेचूंगा, नीचे जाएगा मैं खरीदूंगा, जैसे हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी की एक मार्केट बन गई जिसमें ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो गई। फिर इथीरियम आया, दूसरा क्रिप्टो, और उसके बाद फिर शिब आया, डोज आया, फिर बहुत बेतहाशा क्रिप्टो मार्केट में आए। लेकिन बेसिक क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट पे पैसा है, इंटरनेट पे पैसा है। बिल्कुल। आपने कहा कि ये करेंसी की जो वैल्यू है वो टूटेगी नहीं, यानी डी वैल्यू नहीं होगा जैसे कि नॉर्मल करेंसी हो जाती है, डी वैल्यू हो जाती है। बिफोर वी गेट डीपर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लेट्स से कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है अपनी ग्रैंड मदर को, you know, she's from different generation, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे भाई? What is cryptocurrency, grandma? तो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब करें in simple few sentences. मैं बोलूँगा दादी अम्मा आपके पास वो सिक्के पड़े हैं ना पुराने आपके पर्स में, जरा सिक्का दें। वो मुझे सिक्का एक देंगी। मैं बोलूँगा आप ये समझें कि यही सिक्का है, लेकिन ये इस कंप्यूटर में है, आपके फोन में है, ठीक है। और आप इस सिक्के को फोन में इस्तेमाल कर सकती हैं डिफरेंट चीजों के लिए जो आप खरीदना चाहें, ठीक है। तो ये मैं उनको बोलूंगा, जैसे दवाई खरीदती हैं तो आप फोन में इससे वो खरीद सकती हैं। प्लस जैसे ये सिक्का जो है ₹1 का, ठीक है, ये कल को जो है ये वो चीज नहीं खरीदेगा 1 साल बाद जो अभी खरीद रहा है। वो बोलेंगी जी पहले आटा इतने का था, आज इतने का हो गया। मैं बोलूंगा ये जो सिक्का हमारे पास है ना, ये वक्त के साथ साथ अपनी जो कदर और कीमत है इसकी, उसमें ये बढ़ेगा। आज अगर ये 1 किलो आटा ले रहा है दादी अम्मा, ये कल शायद 1.5 किलो ले ले। तो ये रखें आप प्लीज। अच्छा, यानी करेंसी में आप कहेंगे कि जो डिजिटल करेंसी वो डिवैल्यू नहीं होती, जबकि अगर फिजिकल करेंसी की बात करें, डॉलर की, दिरहम की, रुपीस की, व्हाटएवर करेंसी, वो डिवैल्यू हो जाती है। क्रिप्टो क्यों नहीं डिवैल्यू होता? देखें ये इनवर्सली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर डॉलर अपनी वैल्यू में इंक्रीज कर रहा है, अपनी पावर में इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है, तो बिटकॉइन नीचे जाएगा, क्रिप्टो नीचे जाएगा, स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे। क्योंकि पैसा वहां से निकल रहा है और बैंक्स में जा रहा है और रिजर्व हो रहा है, और इसकी वजह से डॉलर अपनी कदर में बढ़ रहा है।
ठीक है, जैसे डॉलर गिरना शुरू होगा इसका मतलब है पैसा निकल रहा है, और गिर इसीलिए रहा है ना क्योंकि उसकी डिमांड कम हो रही है, लोग बेच रहे हैं डॉलर। लेकिन किसको बेच रहे हैं? लोग स्टॉक मार्केट को बेच रहे हैं, लोग बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, क्रिप्टो खरीद रहे हैं, इसलिए डॉलर की कदर गिर रही है और इसकी कदर बढ़ रही है। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना वो इन्वर्स है। इन्वर्स मतलब उलट है। बस ये आप बांध लें कि डॉलर बढ़ेगा मार्केट्स नीचे जाएंगी, डॉलर गिरेगा मार्केट्स ऊपर जाएंगी। ठीक है, डॉलर गिरेगा मार्केट्स नीचे जाएंगी। जब आप मार्केट्स की बात करते हैं, लेट्स से जब तक क्रिप्टो नहीं था तो कमोडिटीज थी, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शन थी उसमें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही चीजें वैसे क्रिप्टो जो है वो एक कमोडिटी की तरह आ गई। बिल्कुल, कैन वी से लाइक दैट? एग्जैक्टली, बिटकॉइन एक कमोडिटी ही है। एक SEC जो है, जो अमेरिका का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, बिटकॉइन को वो बकायदा एक कमोडिटी के तौर पे रजिस्टर करता है, जैसे गोल्ड है। राइट, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, इंटरनेट के ऊपर सोना है। इज इट ओनली बिटकॉइन या दूसरी और भी क्रिप्टो करेंसीज वो भी गोल्ड है? नहीं, सिर्फ बिटकॉइन बोलूंगा मैं। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि सोना कैसे मिलता है, बताएं? सोना Mining? कैसे मिलता है? माइनिंग से। आप जमीन खोदते हैं, सोना निकलता है। True. बिटकॉइन की भी इसीलिए माइनिंग होती है। ठीक है, कि आप मशीन्स लगती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं या माइनर्स होते हैं, आप उनको कह लें, वो माइन करते हैं बिटकॉइन वक्त के साथ साथ, और आपको बिटकॉइन मिलता है थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा, 0.001 इस तरह करके आपको मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिजिटल गोल्ड कहते हैं। लेकिन इसमें और सोने में फर्क ये है कि गोल्ड अनलिमिटेड दुनिया में हो सकता है, काफी हो सकता है। आज अगर बहुत बड़ी गोल्ड माइन डिस्कवर हो जाए तो गोल्ड की प्राइस नीचे आ जाएगी क्योंकि सप्लाई बढ़ गई। बिटकॉइन में हमें मालूम है कि हार्ड कोडेड उसके कोड, मतलब उसका जो बिटकॉइन के जो बैकएंड जिसने लिखा है, उसके रूल्स रेगुलेशन बिटकॉइन के जो वो फॉलो करेगा, उसमें उसने लिखा है कि 21 मिलियन मैक्सिमम। सही है, यही आएंगे दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये उसकी वैल्यू को बढ़ाती है, और इसलिए लोग कहते हैं कि ये इंटरनेट पे सोना है, डिजिटल गोल्ड है। वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप कहते हैं कि जैसे गोल्ड माइनिंग से आता है, फिर रिफाइनिंग होती है, फिर गोल्ड की एक वैल्यू बनती है, और फिर उसकी एक स्टेब्लिश हो जाती है प्राइसिंग। इसकी माइनिंग थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं हो पा रहा। डिजिटली कोई भी बना सकता है, कैसे बना सकता है, कैसे माइनिंग करेगा? इसकी कौन सी फिजिकल माइन तो नहीं है। तो वो जो आपने कोडिंग की बात की, वो जो कोडिंग दे रहा है वो उसी की माइन है खाली। अब इसके ऊपर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल समझाइए, गौर से सुने। ठीक है, अब देखें, मैं हूं, मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें मैंने 6 ग्राफिक कार्ड लगाए हुए हैं। ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं क्योंकि वो प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर जो ऑफिस में है वो भी ग्राफिक कार्ड्स और ये कार्ड्स में प्रोसेसिंग करते हैं, GPU जिसे कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग। उन कार्ड्स पे बिटकॉइन की या ब्लॉकचेन को मैं चला सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। ठीक है, नाइस हैश फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा कंप्यूटर पे, उसको मैं रन करूंगा प्रोग्राम को, तो वो प्रोग्राम बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसको रन करना शुरू कर देगा। अब होगा क्या उससे? होगा ये है माइनिंग। लेकिन मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली, उस सॉफ्टवेयर में हो क्या रहा है, मैं वो आपको समझाने लगा हूं। सॉफ्टवेयर में हो ये रहा है कि हर मिनट आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो फुल चल रहा है, 100%, मतलब वो गर्म हो जाता है। आपको बकायदा उसको ठंडे एनवायरमेंट में रखना, वरना जल जाएंगे आपके माइनर्स। ठीक है, इसीलिए लोग ठंडे इलाकों में ये काम बहुत कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान में हो रहा है, रूस में हो रहा है, ठंडे काजाकिस्तान में हो रहा है, ठंडे इलाकों में बहुत हो रहा है काम, AC वाले जगह पे हो रहा है। तो वो ये कर रहे हैं कि जब आप और मैं बिटकॉइन बाय सेल कर रहे हैं ना, जैसे आपसे मैंने एक बिटकॉइन खरीदा, अभी उसकी प्राइस चल रही है $60,000, मैंने $60,000 से मैंने आपसे खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये जाएगी उस सॉफ्टवेयर में कि शारिक अमीन काशिफ हयात से एक बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हैं, तो चेक करो कि क्या शारिक अमीन के पास 60,000 हैं। वो कंफर्म करेगा, वो सॉफ्टवेयर कंफर्म करेगा जो कंप्यूटर लगा हुआ है, और वो ये कंफर्म करेगा कि क्या काशिफ हयात के पास एक बिटकॉइन है। जी है। अच्छा भाई, इसको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दो, इधर से बिटकॉइन निकालो इस वॉलेट से और शारिक अमीन के वॉलेट में बिटकॉइन डालो। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ब्लॉक बनता है, जिसे कहते हैं ब्लॉक चेन। चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे ब्लॉक जुड़े हुए हैं। मतलब ये है कि मैंने आपने खरीदा, उसी टाइम 50 और लोग खरीद रहे थे, उसी सेम मिनट में 50 लोग खरीद रहे थे। और एक एग्जांपल दे रहा हूं नंबर का, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, वरना हजारों लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं हर मिनट। 50 लोग खरीद रहे थे, वो 50 के 50 की ट्रांजैक्शन का भी ब्लॉक बनेगा और वो सेव होता जाएगा एक लड़ी में, एक चेन में, जो ब्लॉक चेन है। और वो ब्लॉक जो है वो मेरे मशीन में भी सेव होगा, दुनिया में जितने माइनर्स हैं उनके पास सेव होगा,
और ये जो मेरा जो सॉफ्टवेयर, ये इसमें आप बोलेंगे बेनिफिट क्या है आपका, आप माइनिंग कर रहे हैं, तो ये जो मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ, ये जो मैं मदद कर रहा हूँ हमारी ट्रांजैक्शन को पूरा होने में, मैं बता रहा हूँ कि शारिक के पास पैसा है इस वॉलेट में और आपके पास एक बिटकॉइन है, ट्रांसफर करो और इसको सेटल करो, ट्रांजैक्शन को उसको पूरा करो, ये जो भी लेन देन है, इसका जो मुझे रिवॉर्ड है ना, वो मुझे बिटकॉइन में मिलता है। इसकी एक तरह से मैं ये जो पावर दे रहा हूँ बिटकॉइन को कि वो ट्रांसफर को वैलिडेट करे, तो 0.0001 व्हाटएवर अमाउंट वो मुझे एज अ रिवॉर्ड मिलती है। तो ये है माइनिंग, राइट, ये है ब्लॉकचेन। इस तरह से ये एक दूसरे को वैलिडेट करके चल रही है। राइट, इवन दो आपने अपने हिसाब से बहुत सिंप्लीफाई करके बताया, बट स्टिल ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मे बी जो एक लेमैन है या लाइक अ ग्रैंडमदर। लेकिन मुझे स्टिल ये बताइए कि जब ये आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, इस तरह ब्लॉकचेन बनता है और स्टिल दिस इज नॉन फिजिकल, राइट? नॉन फिजिकल पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर दिया गया? गुड क्वेश्चन। क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड तो है, बट फर्स्ट समबडी ओन्स इट, द होल सिस्टम। नो, द माइनिंग जिसने स्टार्ट किया, जो आपने जापानीज पर्सन का बताया, जिसने सतोशी नाकामोटो, नाम पता नहीं किसी को वो कौन है। अच्छा, ये भी नहीं पता। वो गायब हो चुका है। सतोशी नाकामोटो, ही इज अ जापानीज गाय प्रोबेबली। इसने कोड एक बना लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी बिटकॉइन की जबान में या ब्लॉकचेन की जबान में जी। ठीक है, अब आपने बोला कि मैंने बोला डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये है भरोसा। देखें, भरोसा इस पे इसी चीज का है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ओन नहीं कर रहा अभी तक। सही है, राइट, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, ओन नहीं कर रहा। दुनिया में जितने माइनर्स लगे हुए हैं, चाहे वो मेरे घर में लगा हो, चाहे वो चाइना में कहीं लगा हो, चाहे यूएस में लगा हो, चाहे इंडिया में लगा हो, कहीं भी, वो सारे मिल के ओनर्स हैं इसके। अच्छा, ठीक है, वो सारे मिल के ओनर्स हैं। चाहे उसमें से 50 माइनर्स खत्म भी हो जाए ना, अगर एक आखिरी भी दुनिया में कहीं चल रहा है ना, तो बिटकॉइन का नेटवर्क एक्टिव है, डाउन टाइम नहीं है, 0 डाउन टाइम। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के इख्तियार में नहीं है, किसी इदारे के इख्तियार में नहीं है उसकी माइनिंग पूरे तौर से। तो ये भरोसा लोगों को दिलाता है। प्लस ओनर जो है, मेरे ख्याल से फिलोसॉफिकली वो गायब हो गया, वो साइड पे हो गया, और मजीद इसको ओनरलेस करने के लिए कि ओनर नहीं है इसका कोई। सही, आप समझे, सेल्फलेस जिंदगी हो गई। इसीलिए इसको कहते हैं ओनरलेस, परमिशनलेस, सेल्फ कस्टडी, कि ओनर नहीं है, परमिशन किसी की नहीं चाहिए। आज आप माइनिंग सेटअप लगाएं, आज मैं बिटकॉइन खरीद फरोख्त कर लूं, मैं इसको अपने और कस्टडी आपके पास है। कहने का मकसद है कि आपके पास अगर आपका बिटकॉइन है, आपके बिटकॉइन वॉलेट में या आपके लेजर वॉलेट में, बाइनेंस पे नहीं या किसी एक्सचेंज पे नहीं, आपके पास खुद बिटकॉइन के वॉलेट में, तो वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, वो आपका है, सेल्फ कस्टडी है। अगर 100 बिटकॉइन है ना आपके पास, अब दुनिया के किसी खित्ते में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप उनको एक्सेस करें, यूज करें। सही, सिंपल। तो ये जो परमिशनलेस और ये सेल्फ कस्टडी वाली जो चीज है कि आपके पास पूरा इख्तियार है आपके पैसों का बिटकॉइन में, ये बड़ी पावरफुल चीज है ना। अच्छा, आपने बोला शुरू में कि इसके अंदर एक इसकी लिमिट को जो है उसका तयन कर दिया गया, तो ये लिमिट का तयन किस बेस पे किया गया? कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब स्टार्ट होती है, कोई भी बनती है, तो हम भी बना सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, सही है। तो उसमें आप शुरू में लिखते हैं, तयन करते हैं कि इतनी सप्लाई होगी इसकी, सही है, और इतना मैं इसमें शुरू में कैपिटल डाल रहा हूँ या लिक्विडिटी जिसे कहते हैं, पैसा डाल रहा हूँ। तो जितना पैसा आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल $1000 में डाल रहा हूँ लॉन्च करते हुए, और 1000 ही है ये कॉइन, तो एक कॉइन $1 का लॉन्च होगा। फिर अगर और लोग खरीदेंगे तो वो डबल हो जाएगा, 2000 अगर लग जाएंगे 1000 में, 4000, 5000, इस तरह इसकी कीमत ऊपर आ जाती है। एकदम लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, $500 रह गए इसमें टोटल कॉइन्स में, तो आधे डॉलर की वैल्यू हो जाएगी उनकी। तो ऐसे इसके वैल्यू का तयन होता है, इस तरह से पता चलता है कि इसकी कीमत क्या होगी। राइट, ठीक है, तो इस तरह से चलता है। अच्छा, चलिए, क्योंकि हम उन ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, उन यूथ के लिए बात कर रहे हैं जो हमारे बेसिकली देखते हैं, प्रोग्राम से सीखते हैं बहुत कुछ। अगर वो, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि क्रिप्टो को समझने के लिए आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, ये तो डेफिनेटली बहुत कुछ है। क्या आया खुद कोई बिटकॉइन खुद भी बना सकता है क्या? उसकी माइनिंग कर सकता है, या स्पेसिफिकली जो कर रहा है खाली वही कर सकता है? उस कोड को कोई भी कर सकता है, बिटकॉइन को माइन, एनी अदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के ऊपर बहुत कम क्रिप्टो करेंसीज हैं अब।
ठीक है, अच्छा। बहुत सारी, तो इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज है, माइनिंग है, स्टेकिंग है, लेकिन माइनिंग के अंदर कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर हाँ, सकता है। लेकिन इतना प्रॉफिटेबल नहीं है अब, क्योंकि बिटकॉइन कम रह गया है, ज्यादातर बिटकॉइन माइन हो चुका है, कम रह गया है, रिवॉर्ड कम है। तो अनलेस आपके पास बहुत बड़ा सेटअप हो, फिर आप उसमें कमा सकते हैं। अगर इंडिविजुअली आप घर पे करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी लगती है, बहुत बिजली लगती है। अच्छा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपनी जगह पर है। एग्जैक्टली, इसीलिए जो ज्यादातर माइनिंग वाली जगह है वो हैं जहां पे बिजली बहुत सस्ती है या सब्सिडाइज्ड है। इंडस्ट्रियल एरियाज में सब्सिडाइज्ड है फॉर एग्जांपल, तो वहां लोगों ने माइनिंग सेटअप लगा लिया है। तो ज्यादातर ऐसी जगहों पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको पर्सनली इन द होल वर्ल्ड किस चीज ने पुल किया क्रिप्टो करेंसी के साथ? किस चीज ने, उस मोमेंट ने जो लाइट बल्ब जला आपके साथ कि भाई चलो क्रिप्टो करते हैं? व्हाट वाज दैट? मैं बेसिकली टेक डिजिटल में शुरू से था। मेरी फील्ड से 12 साल से हूं मैं डिजिटल फील्ड में। तो ब्लॉकचेन भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज थी, तो इसलिए सबसे पहले तो वहां से एक्सपोजर। फिर एक दोस्त है हमारे जो हमें कहते रहते थे इथीरियम खरीद लो, इथीरियम खरीद लो, हम इग्नोर करते रहते थे। फिर एक दिन उसने समझाया, हमने थोड़ा बहुत इथीरियम खरीदा, देखा, तो हमें समझ आया कि यार इसमें कुछ है। तो जब कीमत बढ़ी तो पढ़ना शुरू किया, लोगों ने सवाल करना शुरू किए, क्या होता है क्रिप्टो, क्या होता है। तो जब मैंने ये देखा कि इसमें एक गैप है, एक लर्निंग में लोग एक गैप है, लोगों को जवाब चाहिए इसका और जवाब ढूंढना पड़ता है, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करूं। तो पहले तो दोस्तों में ही शुरू हुआ, अच्छा, डिस्कशंस, गपशप वगैरह, फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। तो दोस्त ने पहले आपको इसकी तरफ आगाही दी कि भाई ये कुछ क्रिप्टो करेंसी है और बिटकॉइन है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता क्रिप्टो करेंसी के बारे में आसानी से। तो ये कितने साल पुरानी बात है जब आपको इसकी अवेयरनेस हुई? 6 साल 6 साल 6-7 साल। चलें, 6-7 साल पहले, 6-7 साल पहले आप क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट को समझ गए थे? मैं उसमें एंटर हुआ था समझने के लिए। एंटर हुए थे समझने के लिए? समझा तो पता नहीं, शायद मैं भी नहीं लेकिन ये कि एग्जैक्टली मैं बोलूँगा एंटर हुआ था। फिर मैं जैसे कहते हैं मैक्सिमम लाइफ, अपना जो पोर्शन है जिंदगी का वो देना मैंने स्टार्ट किया 2020-21 में। अच्छा, कोविड के बाद बहुत पंप हुई। 2021 में बिटकॉइन 69 पे पहुंचा, तो हर बंदा लेना चाह रहा था। ठीक है, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, हर बंदा पूछ रहा था यार बता क्या सीन है, क्योंकि मैं पहले कर रहा था। तो वहां पे मैं ज्यादा इसमें और मजीद इन्वॉल्व हुआ। 3-4 साल हो गए। अच्छा, पहले लोग इसको क्यों नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे 21 से पहले? ट्रस्ट लोगों को देखें, लोगों को आई थिंक कि जो चीज सामने नजर आ रही है, हाथ में है, और जो एक चलता आ रहा है एक सिलसिला बैंकिंग निज़ाम का, लोगों को उसी की आदत है। और बड़ा मुश्किल है ना पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट के लेके एक ऐसी चीज के ऊपर यकीन कर लेना जो कि हवा में है, और उसने कभी भी शो नहीं किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एक दफा उसने शो कर दिया, हर कोई भागा भागा आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको शो नहीं किया था ना। उससे भी पुराना मेरा 2014 में एक्सपोजर हुआ था क्रिप्टो का, जो मुझे भी याद आया है। मेरा दोस्त है, वो यहाँ पे जॉब करता था एक कंपनी में, तो उनकी कंपनी के किसी सर्वर्स को हैक कर लिया था। तो उसने मुझे बताया था उस टाइम पे कि यार वो जो हैकर्स हैं उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, वो कहीं और कंट्री में थे कहीं, उन्होंने बोला हमें इतनी पेमेंट चाहिए लेकिन बिटकॉइन में चाहिए। तो अगर आप मुझे पूछेंगे पहली दफा मैंने कब सुना था, तो 2014 में सुना था मैंने, जब वो काम करता था, और दैट्स इट। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं। थोड़ा बहुत मैंने देखा है क्या होता है, पता चला कि ये यूज होता है, हैकर्स यूज कर रहे हैं वगैरह, तो दूर रहो उससे, तो बस ये चीज थी जो सबसे पहले दफा मैंने सुना था 2014 में। 2014 में सुना तो आपने कहा इससे बेहतर है कि दूर रहो तो अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन मेरा ये था। लेकिन सेकंड इंप्रेशन में आपने जब इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट टाइम, तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो गया आपके अंदर? क्योंकि मैंने दोस्त ने बोला, आपने यकीन कर लिया, आपने क्या लगा दो। तो किस अमाउंट से स्टार्ट किया? $100 बस। 2017 में बहुत बड़ी वैल्यू उस वक्त भी नहीं थी, आपने कहा चलो एक चांस ले लेते हैं। एक ऐसी चीज पे जिसका पता ही नहीं है कुछ, एक दोस्त कह रहा है, तो मैंने बोला, उसने बोला यार $100 डाल दे। बोला ठीक है, सही है। वो खुद कैसा कर रहा था उस वक्त? वो खुद इसी तरह वो बाय करके रख रहा था, और फिर जब ऊपर जा रहा था तो उसको था कि इतने पे जाएगा मैं बेचूंगा, तो छोटे पोर्शंस में वो बाय कर रहा था, सेल कर रहा था। उस वक्त हम भी जॉब कर रहे थे, और उसने बोला $100। मैं बोला चलो यार, एक एक दोस्ती है वगैरह, तो उस पर यकीन भी है, तो किसी चीज में खुद भी तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इतना समझा रहा है तो मैं करके देखता हूँ।
और आज आप उसके एक्सपर्ट बन गए कि आज जो है वो क्रिप्टो के ऊपर ही बात Thanks to him. एंड योर टी-शर्ट इज क्रिप्टो फॉर लाइफ. Crypto for life, You yes. have decided it's gonna be for the whole life. Exactly, this one t-shirt. अच्छा, ये बताएं कि when we talk about Bitcoin and other cryptocurrencies, so basically is there any one better than the other or all cryptocurrencies जो है वो एक सी हैं, चाहे वो Bitcoin हो या दूसरे हो? नहीं, सब बहुत अलग-अलग फर्क है, है? बहुत फर्क अच्छा, है. बहुत फर्क है. और अब तो जो बहुत क्रिप्टो करेंसीज बन गई हैं बिटकॉइन के बाद, बिटकॉइन अभी भी पेरेंट है, मतलब बिटकॉइन इज द वो क्रिप्टो करेंसी है जो इस वक्त अभी भी टॉप पे है. Right. लेकिन और भी बहुत है मार्केट में, अब तो हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं. अब आपको देखना पड़ता है कि इसका यूज केस क्या है, उसके हिसाब से आपको अब इसमें देखना पड़ता है कि मैं बाय करूं ना करूं. तो हाउ डू यू एक्चुअली हैंड्स ऑन कैसे होते हैं आप क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि स्टिल एज इट साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, तो किस तरह से यू हैंड्स ऑन टू इट? एक दफा इन हो गए और फिर खुद ही सीख लिया लूज कर करके, हाउ ऐसा बिल्कुल देखें, लूज किया क्रिप्टो में, लूज कर करके भी सीखा है, दूसरों की गलतियों से भी सीखा है. फिर साथ में जो मेजर एक चीज़ है क्रिप्टो में वो है चार्ट एनालिसिस करना सीखा डे ट्रेडिंग में. फिर मेरे लिए पर्सनली मैंने ज़्यादा लोगों से सीखा, लोगों के सवालात से. अब सोशल मीडिया पे मैं वीडियोस बना रहा था, लोग क्वेश्चन करते थे, फॉर एग्जांपल इस कॉइन के बारे में बताएं, डोज के बारे में बताएं, इथेरियम का क्या होगा, ये क्या होता है ब्लॉकचेन, इसके ऊपर वीडियो बनाएं. अब वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मुझे पढ़ना होता था. राइट. वो उस पढ़ने में मुझे ये समझ आया कि यार ये तो मेरा बहुत पैशन है, इस काम को तो मैं करना पसंद करता हूँ, थकता नहीं हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता नहीं मैं काम कर रहा हूँ. तो आप समझे कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तरह से मुझे मेरा एक आंसर मिल गया कि क्या मुझे करने में बहुत लुत्फानंदोज होता हूँ, मजा आता है. तो वहां से फिर मैं उसमें और डीपली इन्वॉल्व हुआ, मैंने बहुत सीखा. तो रियली मैंने तो हकीकतन लोगों के सवालात से सीखा है. ठीक है, लोगों के सवालात से सीखा है, चाहे वो टिकटॉक पे पूछें, इंस्टाग्राम पे पूछें, कहीं भी. तो मेरी अपनी लर्निंग ऐसे हुई है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, सवालात से इंसान सीखता है, और अगर कहीं से भी सवाल आए तो बंदे का जो दिमाग में लाइट है वो ऑन होती है कि वो मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था. बिल्कुल. एंड इट रियली हेल्प्स दैट. अच्छा, ये बताएं कि क्रिप्टो करेंसी, आपने कहा ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, डिजिटल करेंसी है. जो सेंट्रलाइज्ड करेंसी है उसको प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल होता है उसको. तो दे फील काइंड ऑफ कि उनको थ्रेट फील करते हैं इस करेंसी के ग्रो होने से. बिल्कुल. बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली कमोडिटी, जैसे हमने कहा इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन. तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि कमोडिटी से आप बार्टर ट्रेड तो करते नहीं हैं, लेकिन इससे तो आप एग्जैक्टली ट्रेड कर रहे हैं. बिल्कुल. आप तो कुछ भी खरीद लें, कुछ भी बेच दें. और अब तो दुबई के अंदर इन्होंने शुरू किया है कि लोग अपनी सैलरी भी कहते हैं यार क्रिप्टो में दे दो. बिल्कुल. तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है और डिसेंट्रलाइज है, इसकी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी भी ऐसी बनी नहीं है या कुछ है स्टिल इज देयर? देखिए, दुबई तो इसमें बहुत आगे है और शुरू से बहुत आगे रहा है इसको एक्सेप्ट करने में भी और मेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में. दुबई के अंदर वारा के नाम से है, वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. और बाइनेंस भी अब वहां पे रजिस्टर हुआ है और लोगों को बाकायदा ईमेल मैसेज भी आया है कि अपने आप को दोबारा रजिस्टर करो बाइनेंस में. क्योंकि वारा के अंडर हम आए हैं. तो दुबई में बड़ी ज़बरदस्त उसमें रेगुलेशंस हैं. इवन कुछ बैंक्स भी आपके बाइनेंस एप्लीकेशन में अगर आप डिपॉजिट पे जाएंगे तो आपको कुछ बैंक्स को ऑप्शन मिलेगा. अच्छा. बिल्कुल. तो आप खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं. रजिस्टर्ड कंपनीज हैं यहाँ पे जहाँ पे आप जाके USDT या बिटकॉइन सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. मरीना के अंदर ATM है, कुछ जगहों पे क्रिप्टो के ATM है. राइट. तो इन टर्म्स ऑफ जो एडॉप्शन या उसको सोसाइटी में अपने एक्सेप्ट करने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उसके एक्सेप्टेंस जो है, हमें जो उसका यूज है वो नजर आता है. राइट. लेकिन क्योंकि नई चीज है ना, तो ये नई चीज के अंदर ऑफ कोर्स कभी कभार खासतौर पे टेक्नोलॉजी में, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को देखें, जो दुनिया भर में रेगुलेशंस हैं, जो लॉ है इसके ऊपर, वो टेक्नोलॉजी को कैच नहीं कर पाता हमेशा. टेक्नोलॉजी जब थोड़ा आगे निकलती है, तरक्की जो है साइंसी, चाहे वो फाइनेंस की दुनिया में हो या कहीं और, वो थोड़ा आगे निकलती है, फिर वो उसको कैच करते हैं. True. कि यार अब जरा इसको रेगुलेट करो. तो अब वो हो रहा है. काफी लूप होल्स होते हैं, वो अब बाद में पता चलते हैं, उसको फिर जो ऐसे ही. बिल्कुल. सबसे बड़ा इसमें जो मशहूर केस है वो है SEC का, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है US का, उसका केस XRP के खिलाफ. XRP एक कॉइन है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए मुल्कों के बीच में. राइट. उसके ऊपर उन्होंने केस कर दिया था कि आप कमोडिटी नहीं हो, सिक्योरिटी हो.
तो आप सिक्योरिटीज लॉ में आओगे। वो कहते थे हम कमोडिटी हैं। इस साल जून में उनका केस सॉल्व हुआ 2-2.5 साल के बाद, जहां पे ये फैसला हुआ क्या कमोडिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। बहुत बड़ी विन थी ये पूरी क्रिप्टो दुनिया के लिए, XRP के लिए बहुत बड़ी जीत थी। सो व्हाट इज द पॉइंट कि इसको जो है सिक्योरिटी नहीं बल्कि इसको कमोडिटी करा दिया गया? रेगुलेशंस, अगर एक चीज सिक्योरिटी है तो वो अलग तरह से रेगुलेट होगी, कंट्रोल होगी, ठीक है। अगर एक चीज कमोडिटी है तो उसकी ट्रेडिंग ज्यादा ओपन, ज्यादा फ्री होगी, ठीक है। तो ये वजूहात की वजह से वो सिक्योरिटी कहना चाहते थे, वो कमोडिटी कहना चाहते थे। तो इस वक्त क्रिप्टो के अंदर ये भी एक रेस है इदारों की कि कौन इसको अपनाएगा, किसके हाथ में ये होगी, ठीक है। दुबई ने सबसे अच्छी चीज ये की वारा बना दिया, सही, ठीक है, एक अलग अथॉरिटी बना दी। वहां पे अभी भी चल रहा है, SEC के अंडर होगी, इसके अंडर होगी। अब वो लोग भी एक अथॉरिटी बना रहे हैं और उसके अंदर होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ये वहां पे डिस्कशंस होती रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो को रिलेटेड लेके जो सेनेट की डिस्कशंस होती हैं, हियरिंग्स होती हैं, या जो पॉलिटिकल चीजें भी होती हैं, वो भी मैं नजर रखता हूँ उस पर। तो वहां पे बहुत ही सेटबैक लोगों को मिल रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड में कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये बाहर जा रही है अमेरिका से, या इस जगह से बाहर जा रही है, हमें फायदा नहीं हो रहा है इसका। तो इसी तरह जैसे इंटरनेट को बैन कर दो, राइट, तो अभी भी कैचअप कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं इसको कैचअप करने का, राइट। तो वंस अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन कि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से वर्ल्ड बैंक या जो भी जितने भी IMF है उन सबको डेफिनेटली हर्ट फील होता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब हो सकता है कि जो एक यूजुअल जो रेगुलर करेंसी है उसमें ट्रेड नहीं कर रहे, अब सिर्फ क्रिप्टो कर रहे हैं, which is not controlled. Control means किसी की है ही नहीं उसके ऊपर पावर, तो दिस इज सो डिसेंट्रलाइज्ड, तो उससे हर्ट फील कर रहे हैं और उसके लिए कोई ऐसा बनने जा रहा है कि ओके फाइन, इतना फ्रीडम नहीं दे सकते हम, तो कोई तो ओन कर लेगा इन द एंड, या भी किसी ने किया है। देखें बिटकॉइन के अगर हम एग्जांपल लें तो 40% से ज्यादा अब जो उसकी माइनिंग है ना वो अमेरिका में हो रही है। ओके, ठीक है, आज से ठीक 2.5 साल पहले 50% चाइना में हो रही थी। तो कितना बड़ा शिफ्ट हुआ है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा माइनिंग वो कर रहे हैं। लेकिन माइनिंग कर कौन रहा है? इज इट लाइक अ स्टेट हु इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं? कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, 3 बड़ी कंपनीज हैं जो माइनिंग करती हैं। स्टेट ओन नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन जो उन कंपनीज को मैक्सिमम ओन करती हैं वो कंपनीज वो हैं जो मेरे ख्याल से स्टेट भी ओन करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, ठीक है, मेजर इन्वेस्टर सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक है, ठीक है। तो ब्लैक रॉक ओन्स शेयर्स जो है बहुत सारी कंपनीज, मेजर कंपनीज के शेयर्स वो ओन करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो ये जो बिग मनी कह लें या जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्लैक रॉक की तरह, फिडेलिटी की तरह, आर्क इन्वेस्टमेंट्स की तरह, इनके बड़े स्टेक्स हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी की तरह इनके बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इनका ताल्लुक है माइनिंग में, इन्वेस्टमेंट है माइनिंग में। तो वो लोग इसको गिरने नहीं देंगे। और ये वही हैं, जैसे लैरी फिंक नाम है जो ब्लैक रॉक का CEO है उसका, या जो मॉर्गन है, JP मॉर्गन का, ये वो लोग हैं जो ठीक 1 साल पहले कहते थे कि ये स्कैम है। और उसने ये भी कहा था, क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ, बट मुझे अच्छे से याद है इंटरव्यू उसने कहा था कि अगर मेरी कंपनी के अंदर कोई, मुझे पता चल गया कोई क्रिप्टो करता है तो मैं उसको फायर कर दूंगा, ठीक है। JP मॉर्गन का बंदा था, और उसने थर्सडे को कहा था, और सैटरडे को JP मॉर्गन की UK के अंदर जो कंपनी थी उन्होंने बिटकॉइन की सबसे बड़ी परचेज की थी। तो अगर, इसलिए मैं ये कहता हूं कि मार्केट में कभी भी नहीं सुनो लोग क्या कह रहे हैं, ये देखो वो कर क्या रहे हैं। लेकिन आपको आवाज नहीं सुनो, हरकत देखो। आपको लगता है जब उसने ये आवाज सुनाई थी दुनिया को, तो उसमें उसकी वैल्यू को डाउन करना चाह रहा था बिफोर ही बॉट इट? ये उसी टाइम की बातें हैं ना जब बिटकॉइन 16,000 का था। ऐसे बोला कि मैं देखना भी नहीं चाहता कि कोई इसके अंदर ट्रेड करे, और उसके बाद खुद ही फौरन कर लिया। उसके बाद इनका पैसा घुसा, ETFs लॉन्च हो गए, स्पॉट ETF बिटकॉइन के इस साल जनवरी 8-18 को लॉन्च हो गए, और ETF भी लाइन में लगे हुए, इथेरियम की ETF लाइन में लगे। एकदम इस साल जो है वो कंप्लीटली फ्लिप हो गया, सब कुछ बदल गया, सारे जज्बात इन्होंने बदल दिए, ठीक है। तो तो ये चीज होती है। लेकिन एक चीज है इसमें जी, अगर थोड़ा सा इसमें आप मुझे जो है वो एक अलग ओपिनियन मैं आपको दूं। श्योर। मुझे नहीं लगता कि, मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है कि सतोशी कहाँ है किसी को पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने आखिर तो पहला बिटकॉइन बनाया,
लॉन्च किया, उस वॉलेट से किसी वॉलेट में गया, वो वॉलेट एड्रेसेस सबको पता है, सतोशी का वॉलेट एड्रेस आज भी एक्टिव है, सबसे ज्यादा बिटकॉइन उसमें है। जिस दिन वो हिल गया या जिस दिन वो एक्टिव होकर उसने बेच दिया, बिटकॉइन शायद 70% गिर जाएगा। कितने हैं उसके? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से टोटल सप्लाई का 25 से 40% उसके पास है। ओके, बिग नंबर। किसके पास है वो वॉलेट, किसके पास एक्सेस? क्या इस वक्त हम ये कहेंगे कि इस दुनिया के अंदर अगर कोई चाहे कि किसी चीज को एक्सेस करके ढूंढ ले और उसको, तो क्या वो मुमकिन नहीं है? आई डोंट बिलीव, मैं तो इस चीज को नहीं मानता कि अगर इदारे चाहें ढूंढना, ट्रेस करना, पकड़ना, देखना और उसको एक्सेस करना, वो कर सकते हैं। तो ये इसलिए बड़ी ही जरूरी चीज है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूँ। मैं और आप बैठे हैं, फर्ज करें कि हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, हम बैठे हैं, हम मार्केट्स कंट्रोल कर रहे हैं, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग, हम पता है कि हम हिला सकते हैं मार्केट्स को, सही है। अब मैंने आपको बोला कि यार दिस इज नॉट इनफ, और चाहिए, और लोगों के जेब में एक्सेस चाहिए, और ऐसा चाहिए जिसमें हमें और आज़ादी हो इन मार्केट्स को हिलाने की, कुछ ऐसा करना है। आप बोलेंगे हाँ यार, लेकिन हमारी ये कंपनीज हैं, हम कंट्रोल्ड हैं, हम ओन्ड हैं, हम ऑडिटेड हैं, ये हैं, वो हैं, हर कोई जानता है कि एट द एंड ब्लैक रॉक ओन करता है इसको या ये इसको ओन करता है। एग्जाम्पल दे दूँ मैं नाम की। आप बोलेंगे यार कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको कोई ओन ना करे। बोलूंगा जबरदस्त। फिर आप बोलेंगे वो ऐसी चीज होनी चाहिए कि वो दिन रात ऑन हो, मार्केट बंद भी ना हो, हम जब चाहें डंप करें, पंप करें। अच्छा, और वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशंस बेतहाशा हाई हो। बोलूंगा यार जबरदस्त। फिर आप बोलेंगे वो ऐसी चीज भी होनी चाहिए जो अगर 50% गिर भी जाए तो फ्लोर क्लोज ना हो। भाई आप वॉल स्ट्रीट पे मार्केट अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक जाए, फ्लोर क्लोज हो जाती है। यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट सेल। 2020 में हुआ था, बाद में हुआ था, स्टॉक्स में ये होता है। फिर आप बोलोगे वो ऐसी भी चीज हो किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर ना हो। मैं बोलूंगा यार ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन ये हो कैसे सकता है, ये तो ड्रीम कम ट्रू है हमारा। फिर मैं बोलूंगा, आप बोलोगे कि हाँ बनाते हैं ऐसी चीज, उसको बिटकॉइन बोलते हैं। लोगों का क्या है, लोगों को बोलेंगे सतोशी नाकामोटो था, ठीक है, तो उसने बनाया था और वो गायब हो गया और हम उसको चला रहे होंगे। अब ये मेरा सिर्फ एक तरह की एक क्रिप्टो कंस्पिरेसी है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको लगता है कि जब ट्रेड मार्केट, जो ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर भी मार्केट कैसे ऊपर नीचे होती है? ऑफ कोर्स एक न्यूज़ के ऊपर कहीं जा रही है तो कोई तो उस न्यूज़ को फैला रहा है, तो वो जानता भी है कि उसको मार्केट के साथ कैसे प्ले अराउंड करना है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से, मेरे अपने एक्सपीरियंस में, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, ये सारी की सारी मार्केट जो है ट्रैप्स हैं। और इसमें अगर आपने पैसा बनाना है तो आपने एक चीज समझनी है कि आप किससे लड़ रहे हैं। आप बिग मनी से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप नहीं समझेंगे कि किस तरह पैसा ये फ्लो करते हैं, तब तक आप इनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे इस तरह ट्रैप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट जो है बिगेस्ट मेजर ट्रेडर, वो कहता है कि मैंने स्टॉक रखा है, अगर तुम किसी स्टॉक को 10 साल नहीं खरीद सकते, 10 मिनट ना खरीदो, 50 साल होल्ड करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो। आप देखें कि ये जो लॉन्ग टर्म होल्ड वाली बात है, ठीक है, लेकिन आज अगर आप 30 साल के, 40 साल के, तो आप क्यों 60 साल की उम्र तक होल्ड करना चाह रहे हैं? क्या करेंगे आप? मुझे अभी प्रॉफिट चाहिए, 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए। इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स कोई स्ट्रैटेजी नहीं देते आपको, साइकिल्स नहीं समझाते आपको नहीं पता होता कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, ऊपर चले गए, अभी नीचे आएंगे तो क्या होता है उसके बाद। तो ये जो मेजर साइकिल्स हैं, जो जिनके हिसाब से ये लोग अक्सर करते हैं, चलते हैं, एक आम ट्रेडर को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जैसे कि फिजिकल करेंसी है, उसकी जो बैकिंग है वो है ही गोल्ड है, करेंसी प्रिंट भी उसी की बुनियाद के ऊपर होती है। यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है, इसकी तो कोई भी बेसिकली अगर देखा जाए बैकिंग तो कुछ है ही नहीं ना एक्चुअल, जिसको हम कहते हैं कि गोल्ड है बिहाइंड, या क्या ट्रेजर की तरह है उसके अंदर, जैसे कोड्स, इसकी बैकिंग एनर्जी है, इसकी बैकिंग एनर्जी है। एंड हाउ डू यू डिफाइन के बैकिंग एनर्जी है? जो बिजली और जो इक्विपमेंट लग रहा है, अच्छा, जितना लगाएं एनर्जी इसके अंदर, बिजली प्रोड्यूस जो कर रहा है उसको। अब जिस बंदे का सबसे बड़ा माइनिंग फार्म है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो फॉर एग्जाम्पल $105 मिलियन का है, तो वो $105 मिलियन क्या बैकिंग नहीं है उसकी? है। अच्छा, सही है। वो रोज जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है वो फॉर एग्जाम्पल $50,000 की कर रहा है,
तो रोज बिटकॉइन का नेटवर्क जो है उस पे $50,000 वर्थ की एक बैकिंग जा रही है एनर्जी में, इसकी बैकिंग है एनर्जी में। अच्छा, तो ठीक है। सोलर एनर्जी भी यूज हो सकती है इसके लिए? करते हैं लोग, सोलर यूज करते हैं, बिल्कुल। उसमें उसकी कम खर्चा होता है, उसका कम खर्चा होता है, वो लोग वो सारी चीजें करते हैं जिसमें कम खर्चा हो। इवन वहां पे अमेरिका में अब ये लोग जो हैं वो समहाउ कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनी है, कि वो किसी तरह न्यूक्लियर माइनर्स और इस तरह की कुछ माइनर्स निकालें, जहां पे बिल्कुल कॉस्ट उसकी कम हो जाए और बहुत रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इसके ऊपर जो है तनकीद इदारों से मिलती थी बिटकॉइन को, ये मिलती थी कि ये फिजा के लिए अच्छा नहीं है, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा नहीं है, ये भी बड़ी तनकीद मिली। लेकिन हकीकत ये है कि मेरे ख्याल से 0.1% जो है उससे कम कार्बन फुटप्रिंट है इसका पूरी दुनिया में। ओके, तो इसलिए ये भी सिर्फ बातें थी। अच्छा, वैल्यू आप कह रहे हैं एनर्जी है इसके पीछे। हाँ, एनर्जी की भी अपनी कुछ वैल्यू है। अगर वो न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी कुछ और वैल्यू है, अगर वो सोलर से हो रही है तो कुछ और वैल्यू है, और अगर जो नॉर्मल ग्रिड से हो रही है कुछ और है, तो इसकी फिर वैल्यू की बैकिंग जितना सस्ता वैल्यू यूज हो रही है उसकी, तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा, लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ जाएंगी, ज्यादा लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको अगर पता हो ESG स्टॉक्स होते हैं। ESG होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टॉक्स। ठीक है, कि भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कार्बन फुटप्रिंट कम होना चाहिए, फॉसिल यूज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो मटेरियल्स जो हैं वो ऐसी जगह से आने चाहिए जहां पे लोगों को सही सैलरी मिली हो, बुरे कंडीशन में लोगों ने काम ना किया हो। सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना ज्यादा ये सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एतबार से सही होता जाएगा बिटकॉइन, उतना ज्यादा जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका पैसा इसमें जाएगा, उन कंपनीज का जाएगा जो ऐसी जगह पैसा नहीं डालना चाहती जो सोसाइटल फ्रेंडली ना हो, जो इन्वायरमेंट के लिए ठीक ना हो। क्योंकि ये ना हो कि गवर्नमेंट या ऑडिटर्स उनके पीछे पड़े, आप ऐसी जगह क्यों डाल रहे हैं पैसे, चाइल्ड लेबर भी ना हो रहा हो। हाँ, तो जितना ये होता जाएगा एक्चुअली लोगों का यूजेज बढ़ेगा, ट्रस्ट भी लोगों का बढ़ेगा। जहां तक पैसे की बात आपने की, तो गोल्ड से था वो रिलेटेड, अब नहीं है, लेकिन वो भी ट्रस्ट के ऊपर है ना। आज अगर आप बोलें ट्रस्ट के ऊपर है, मैं आपको बोलूं कि भाई 1 मिलियन है, आप बोलें कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे 1.5 चाहिए, खत्म। मेरा 1 मिलियन अब 1 मिलियन नहीं रहा जो कल था। कल 1 मिलियन में आप दे रहे थे मुझे, आज आप बोल रहे हैं मैं 1.2 में दे रहा हूँ। एकदम आपने मेरे 1 मिलियन को कम कर दिया। बिल्कुल सही है, और आपने गुडविल चार्ज कर ली। Exactly. बेसिकली तो गुडविल कह लेंगे, अप्रिसिएशन जो हो रही है। आप कहते हैं ओके फाइन, यू वांट जस्ट टेक इट बिकॉज़ आई हैव अ गुडविल। बिल्कुल, देखें बड़े तरीके से बड़े अल्फाज ये लोग यूज करते हैं, जैसे वैल्यूएशन हमारी बढ़ गई, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई। वो ये नहीं कह रहे कि वो पैसों की कदर गिर गई। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं उनकी कदर कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से है ये। तो इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो एग्जैक्टली बैक्ट है, लेकिन ये कि किस तरह सिस्टम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि NFTs जो हैं वो बड़ी हेडलाइंस बना रहे हैं, NFTs के बारे में बड़ी बात हो रही है, तो व्हाट मेक्स इट सो वैल्यूएबल? ऐसा तो नहीं है लोग जस्ट एक बैंड वैगन में चलते जा रहे हैं, जस्ट जंपिंग द बैंड वैगन? NFTs का सीन अभी तो फिर भी थोड़ा सा ऑफ हो गया है। ओके, लेकिन पहले बहुत था। थोड़ा NFT को बताइएगा थोड़ा पहले। नॉन फंजिबल टोकन मतलब इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन पे एक किसी भी कॉइन की, जैसे इथेरियम के अंदर सबसे ज्यादा NFTs होती हैं और सोलाना में ये 2 कॉइन है। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट है NFT की। फॉर एग्जांपल OpenSea वेबसाइट है बड़ी मशहूर, OpenSea NFT की। वहां से आप NFT खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। खरीदने बेचने के लिए अब तो कार्ड भी यूज हो सकता है, लेकिन पहले आप इथेरियम में खरीदते बेचते थे। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि एक NFT आपने अपनी पिक्चर जो है वो लगा दी उस पे वेबसाइट पे जी, तो वो पिक्चर आपकी जो ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करती है जी, सॉफ्टवेयर में, सर्वर पे, आप समझिए वो सर्वर है, उस पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो मैं आपसे खरीद रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको एक पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर वो मैंने आपसे वो तस्वीर ली, तो आपने या तो उसका एक यही तरीका है कि भाई वो मैंने ली, मुझसे महंगी किसी ने ली, फिर किसी ने ली, वो इस तरह चल रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। दूसरा ये आपने बोला भाई देखें, जो भी डॉक्टर काशिफ हयात की ये पिक्चर्स हैं या ये आर्ट है या ये आर्ट वर्क है, ये खरीदेगा, उसको मैं फ्री कंसल्टेशन दूंगा, उसको मैं पॉडकास्ट सेटअप सिखाऊंगा, जो कोई बेनिफिट्स आप बोलें, या उसको 50% डिस्काउंट होगा इन आउटलेट्स पे दुबई में।
यूज हो गया ना। अब वो NFT जो मेरे पास है वो मेरे पास ही है। अब अगर किसी और ने वो डिस्काउंट्स अवेल करने हैं तो NFT मुझसे खरीदेगा ना, राइट। आपसे नहीं खरीदेगा, मुझसे खरीदेगा, अनलेस आप नई NFTs बनाएं। अगर आप नहीं बनाएंगे तो मेरी वाली की वैल्यू गिर जाएगी थोड़ी। वरना अगर मैंने एक इथेरियम के आपसे लिया, 1.5 साल मैंने इस्तेमाल किया, 1.5 साल बाद ना ही मैंने 50% डिस्काउंट के मैंने कई जगहों पे फायदे उठाए, बल्कि 1.5 साल बाद इथेरियम 3,000 से 6,000 का हो गया। तो ना ही मैंने वो डिस्काउंट से पैसे बचाए, बल्कि मैंने इथेरियम के डबल होने से NFT में कमा भी लिए। और फिर अब मुझसे जो अगला ले रहा है वो 1 का नहीं 2 का ले रहा है। तो मैंने 3,000 से 12,000 बनाए, ठीक है, प्लस मैंने डिस्काउंट्स में 1.5 साल चीजें बचाई। तो NFTs का अगर सही इस्तेमाल इस तरह से बिजनेसेस करे जो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा, राइट, तो ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी चीज है। जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो बहुत लग रहा है कि इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। क्या वजह है कि कॉर्पोरेट्स इसको नहीं कैपिटलाइज? रेगुलेशंस। अब हु इज कंट्रोलिंग? डिफरेंट कंट्रीज में जो रेगुलेशंस हैं कि वो जैसे यहाँ वारा है, तो अगर आप NFT लॉन्च करना चाहते हैं तो अपने आप को वारा में रजिस्टर करना पड़ेगा। उनका अपना प्रोसेस होगा, वो मुझे नहीं मालूम NFT की रजिस्ट्रेशन का, लेकिन वो आपको पूरा प्रॉपर फॉलो करके फिर आपको उसमें एंटर होना पड़ेगा। राइट। तो आई थिंक ये एक है। लेकिन ये तो हर चीज में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के लिए आपके पास ऑफिस होना चाहिए, तो यू हैव टू फॉलो सम रेगुलेशंस। तो आप बिजनेस लॉन्च फिर भी करते ही हैं। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि कन्वेंशनल नहीं है ना, मतलब ये लोगों को पता नहीं है ना, और ये बिल्कुल न्यू और नया और अनकन्वेंशनल है। फिर अगर मैं कंसल्टेंट लेना चाहूँ इसके ऊपर, तो मुझे वो कंसल्टेंट मिलेगा, बैठेगा, वो भी बोलेगा कि मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है। ओके। अब मैं 1 मिलियन, 5 लाख, 2 लाख डालना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ यार दूसरी जगह क्या है। अच्छा, मैं बार्बर शॉप खोल लूँ, चल यार मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि वो तो मेरे भाई के दोस्त को भी आता है और उसने कहा था वो 4 बार्बर भी ला देगा मुझे। आप समझ रहे हैं? तो बेहतर ऑप्शंस है, ट्रस्ट। और हमें कुछ एग्जांपल्स चाहिए, हमें कुछ ऐसे कुछ ब्रेव इन्वेस्टर्स चाहिए इसमें जो कुछ करके दिखाएं। जैसे हमें लोग चाहिए थे जो पुराना बिटकॉइन लें, हमें NFT में ऐसे लोग चाहिए जो कुछ करके दिखाएं। तो क्यों नहीं निकल पा रहे ऐसे लोग जो कुछ करके दिखाएं? ऐसा तो नहीं है कि abundance of money नहीं है लोगों के पास, they have got a wealth, they understand the concept, somebody should start, somebody should do। तो वो कौन सा ऐसा blocking point है? I still see के रेगुलेशंस एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, क्योंकि देखें आप उसमें जो सारी कमाई कर रहे हैं वो आप क्रिप्टो में कर रहे हैं ना। राइट। फिर आपने उस क्रिप्टो को विड्रॉ करना है, फिर क्या ऑडिटिंग फर्म्स जो क्रिप्टो को ऑडिट करती हैं, जानती हैं, करती होंगी शायद, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। इनका क्वेश्चन है, लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसको ऑडिट? एग्जैक्टली, कर तो रहे होंगे, शायद कर रहे होंगे। अगर कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा है रेगुलेटेड तो उसको ऑडिट हो रहा होगा। अब जैसे आप यहाँ पे अगर हैं बाइनेंस में आप यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका बाइनेंस में IDs वगैरह से आपका पूरा उनके पास डिटेल है, आपकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे एक इनफरादी तौर पे मैं और आप ऑडिटेड हैं, कोई भी देखना चाहे हमारी सारी ट्रांजैक्शंस देख सकता है। तो कॉर्पोरेट लेवल पे, उस लेवल पे कोई प्राइम एग्जांपल अभी हमारे सामने नहीं है। ओके। ये तो मैंने आपको NFT का बताया, इसका तो नेक्स्ट लेवल है डायनामिक NFT। अच्छा, व्हाट इज इट? डायनामिक NFT में ये है कि भाई आपने मुझसे गाड़ी खरीदी जी। अब इस मुल्क में, यहाँ पे दुबई में तो ट्रस्ट बहुत है और यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं इवन इंडिविजुअल्स पे भी और सिस्टम पे। अब कहीं पे जहाँ पे आपको पता है कि यार लोग गाड़ी का जो मीटर है पीछे कर देते हैं, राइट, लोग गाड़ी में ओरिजिनल चीजें निकाल लेते हैं। अब आपने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, मैंने खरीदी गाड़ी और मैंने उस गाड़ी के अंदर मीटर पीछे करके आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो गाड़ी शोरूम से मैंने ली थी, ठीक है, आप उसके बाद सेकंड ओनर हो, क्योंकि मैंने शोरूम से ली थी उस गाड़ी की, मुझे एक डायनामिक NFT मिली। जब वो सर्विस के लिए गई, तो जब उसकी सर्विसिंग हुई तो शोरूम वालों ने जो मेरी डायनामिक NFT है गाड़ी की तस्वीर, उसके साथ पूरी डिटेल अपडेट हो गई कि अब ये 50,000 चल गई, अब ये लाख चल गई, इसमें ये काम हुआ, इंजन का काम हुआ, ये पूरी डिटेल हिस्ट्री आ गई हर दफा के विजिट पे। अब जब मैंने मीटर पीछे किया, मैंने ओरिजिनल कोई पार्ट निकाला, आपको मैंने वो गाड़ी दी, आप उसकी डायनामिक NFT चेक करेंगे, डायनामिक NFT आपको पूरी हिस्ट्री उसकी बता देगी, हर एक विजिट की पूरी हिस्ट्री आपको बता देगी उस गाड़ी की, और वो डायनामिक NFT डायनामिक इसीलिए कि वो बदलती रहती है। जहां पे मैंने उसमें कोई घपला किया और वो सर्विस स्टेशन गई, तो वहां पे वो उस NFT में आ जाएगी जो कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं मीटर पीछे कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको बदल नहीं सकता, जो सिस्टम में वो चीज है।
ठीक है, और वो चीज़ आपको, अब आप बोलेंगे ये तो हम एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, शोरूम वाले एक एप्लीकेशन बना दें उसमें अपडेट करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन शोरूम वालों की होगी, ठीक है, लेकिन ये NFT मेरी होगी। जब मैंने आपको गाड़ी दी, अब ये NFT आपकी हो गई। सही है। पर्सनल लेवल पे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, राइट। उसकी बेहतर एग्जांपल्स भी होंगी, लेकिन डायनामिक NFT बड़ी जबरदस्त चीज है। म्यूजिक के अंदर NFTs, ऑडियो भी NFT हो सकती है, आवाज भी NFT हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है, अब भाई डॉक्टर काशिफ हयात की आवाज से मुझे जो है वो हॉर्न चाहिए गाड़ी में, या अनाउंसमेंट चाहिए गाड़ी में, ठीक है जी, आपने रिकॉर्ड कर दिया, ऑनलाइन वेबसाइट पे डाल दिया, ये मेरी NFT है, ठीक है। अगर किसी को मेरी आवाज को रिकॉर्ड या माइकल जैक्सन की आवाज में गाड़ी में हॉर्न चाहिए, तो वो मुझे इतने पैसे दे, मैं वो बना के दे दूंगा। कस्टमाइज NFT, डायनेमिक NFT। तो आप अपनी टेस्ला गाड़ी है, जिस गाड़ी में लगाना है आप लगा के उसको यूज करें, उसके चार्जेस हैं। अगर वो किसी और को पसंद आ गई, उसको चाहिए, तो उसके ओनर सिर्फ आप ही हैं दुनिया में। अच्छा, एक ओनर आप ही हैं, ठीक है, तो आपसे ही लेनी पड़ेगी उसको। और ये जो AI जनरेटेड बन जाती हैं सारी चीजें, आप AI जनरेटेड आप बना तो सकते हैं, लेकिन जो एक ब्लॉकचेन के ऊपर वो जो एक चीज है वो यूनिक होगी, राइट, उसकी कॉपी नहीं बन सकती, उसकी कॉपी नहीं, वो यूनिक है, उसकी कॉपी नहीं बन सकेगी, राइट। अच्छा शारिक, ये बताएं नाउ, हेल्पिंग टू द पीपल जो ये इंटरेस्टेड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं आज इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी टुडे, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या पहला स्टेप उनका होना चाहिए इस तरफ जाने के लिए? सबसे पहले तो ये है कि सब्र होना चाहिए, सब्र बहुत होना चाहिए इसमें, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। बिल्कुल सब्र इसमें होना चाहिए इंशाल्लाह। और क्योंकि मैंने देखा है पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमारे ग्रुप में मेरे पास लोगों के मैसेजेस हैं जिन्होंने $40 से $700-800 तक विद इन स्पैन ऑफ 2 months किया पोर्टफोलियो अपना, और ऐसे भी हैं जिन्होंने $20,000 से ऐसे फैसले लिए जल्दबाजी में, खो दिए पैसे, ठीक है। सब्र बहुत जरूरी है, ओके, सही है। और मेरे ख्याल से पर्सनालिटी होती है, शख्सियत होती है एक ट्रेडर की, हर किसी की नहीं है। अच्छा, हर एक के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और हर किसी को लगता है कि हर एक ये काम कर सकता है। मैं तो बोलता हूँ जो कि सॉर्ट ऑफ मुख्तलिफ चीजें जो बाकी बोलते हैं, बाकी कहते हैं हर कोई कर सकता है ताकि आ जाओ मेरे पास, मैं कहता हूँ हर किसी की नहीं है भाई, राइट। अपने आप को समझो, अगर आप में सब्र है, अगर आप मार्केट नीचे जाते हुए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप सब्र नहीं कर सकते, आप गुस्से में आ जाते हो, आप अपने करीबी लोगों पे गुस्सा करने लग जाते हो, अपने आप को कोसते हो, ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है। मेरा सबसे बड़ा नुकसान भी इसमें हुआ है, मेरा सबसे बड़ा फायदा भी इसमें हुआ है। Does it sound like gamble? इसमें बिल्कुल एक शाख है जो कि प्योर यही है बेसिकली वो कौन सी शाख है? खासतौर पे मीम कॉइन्स जिसे कहते हैं, मीम कॉइन्स, जैसे डॉज है या पेपे है, इनका कोई यूज इतना नहीं है। डॉज का फिर भी चलो यूज है, लेकिन बहुत मीम कॉइन्स बनते हैं, उनके तो नाम भी हमें पता होंगे, हजारों। उसमें लोग पैसे झोंकते हैं, उसकी थोड़ी प्रमोशन करते हैं, और लोग उसमें आते हैं, उनको बेच के निकल जाते हैं। अच्छा, ये होता रहता है, ये होता रहता है रोज। कहीं ऐसे कॉइन्स होंगे जो रोज जीरो पे जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि क्या रिस्क है इसके अंदर जिसको आप मैनेज कर लें, व्हाट इज अ स्मार्ट वे, तो वो क्या होगा? जो मेन बड़े कॉइन्स हैं उनमें ट्रेड करें। ओके, ये जो नए कॉइन्स आते हैं या जो इस तरह का कॉइन निकलता है कि 50x हो रहा है, 100x हो रहा है, यकीन नहीं करें प्लीज। सही। सब्र का मतलब ये भी था कि प्लीज क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसलिए मत आए ताकि आप लैम्बो लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल मतलब आराम से सीखने के तौर पे आए, तो उन लोगों से इम्प्रेस ना हो जो आपको गाड़ियां दिखा के, जगह दिखा के, बड़े ऊंचे टावर के अंदर पीछे व्यूज दिखा के, ठीक है, आपको इम्प्रेस करना चाहें। अपने जेब के हिसाब से चलें और उस हिसाब से रिस्क लें। तो प्लीज ये बड़ी जरूरी चीज है। इसमें बहुत सारे नए लोग आते हैं, इसमें मुझे बड़ी उदासी होती है सुन के। काफी सारी स्टोरीज होती हैं जो इंस्टाग्राम पे मैं सुनता हूँ, लोन लेते हैं लोग और रिश्तेदारों से पैसे, भाई क्रिप्टो में लगा दिए सारे, ठीक है, गवा दिए, प्लॉट बेचा मैंने, क्रिप्टो में लगा दिए, उसके बाद रो रहे होते हैं, ठीक है, परेशानी में होते हैं। तो ये तो फिर गैम्बल हो गया ना। बिल्कुल गैम्बल हो गया, और इसको अवॉइड करना चाहिए आपके अंदर प्योरली, और सब्र होना चाहिए। आपको पता हो कि आप कितना लूज करेंगे, तो भी आपका मिजाज मुस्तहकम हो, ये नहीं कि लड़ना शुरू कर दिया और गुस्सा करना शुरू कर दिया। बेहतर आप मुस्तहकम अपने आप को स्टेबल रखें और सोच समझ के लगाएं। हर कॉइन के पीछे ज्यादा प्रॉफिट देख के पीछे ना भागें, लालच ना करें। मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल राइट कॉइन्स के ऊपर लगाएं, टू नो द राइट कॉइन,
फिर आप जैसे किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि किन कॉइन्स पे लगाएं, किस पे ना लगाएं? कोई भी आपके सर्कल में हो जिसको पता हो, जो कर रहा हो, उससे जरूर आप पूछें, पता करें, वो आपको समझाए, उससे समझें। ठीक है, जो जैसे बाइनेंस एप्लीकेशन है उस पे जो मेजर कॉइन है सारे, वो फिर भी सेफ है। अच्छा, वो सारे मकदरन सेफ है, मैं बोलूंगा 80% सेफ है। अच्छा, बाइनेंस का भी कुछ केस जो चल रहा था, तो लोग पैसे भी निकाल रहे थे अपने वॉलेट से कि बाइनेंस में मत रखना क्योंकि बाइनेंस का पता नहीं हो सकता है बंद हो जाए, तो वो इज इट ऑल क्लोज? हाँ, वो अब सब ठंडा हो गया है। सब ठंडा हो गया। हाँ, जब भी मार्केट गिर रही होती है, गिरने वाली होती है वगैरह, तो बाइनेंस सेम चीजें जो हैं वो वापस आती हैं। बाइनेंस बंद हो जाएगा, पुराने वॉलेट से बिटकॉइन निकल आएगा मार्केट में, और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बाइनेंस ने अब तक पूरी बेयर मार्केट गुजार दी, कुछ नहीं हुआ। और बाकी उसका जो सीईओ है पिछला, सीजी जी, उसके ऊपर उन्होंने केस करके उसको थोड़े से मुद्दत की जेल करके एक फाइन ठोक दिया, एक फाइन उस पे मार दिया जो वो पे कर रहा है। अच्छा, तो बाइनेंस, और उसने वो हट गया सीईओ से, उसने नया सीईओ रख दिया। तो उसने काइंड ऑफ अपने ऊपर लेके जो बाइनेंस है ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसकी साख्त को बचा लिया, अपने ऊपर लेके। तो तब से बाइनेंस स्टेबल हो गई है बहुत। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताएं कि आपके अपने कोई ऐसे पर्सनल विंस और लॉसेस अगर हुए हों जिसने आपको बड़े वैल्यूएबल कोई लेसन्स दिए हों, तो वो शेयर करना चाहेंगे आप? क्योंकि इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। लॉस मैं शेयर करता हूँ। पहले मेरा लॉस हुआ था जिसमें मैंने एक लेवरेज ट्रेड की थी, और वो लेवरेज ट्रेड मैंने इस तरह की थी कि मैंने लॉन्ग किया था और कॉइन एम में किया था बाइनेंस पे, और वो मेरा लिक्विडेट हो गया था। तो मतलब वो जितने भी मेरे कॉइन्स सारे चले गए थे एक दिन के अंदर, जनवरी में इस साल सारे कॉइन चले गए। वो जो कॉइन थे वो सारे चले गए। वो कॉइन सारे चले गए, जो कि एक अमाउंट थी इस साल जनवरी में। ठीक है, लेकिन उसके बाद अच्छी चीज़ ये हुई कि मार्केट उठी थी, और मार्च अप्रैल में मार्केट अपने टॉप पे थी, और वहाँ पे 73,000 पे जब बिटकॉइन गया था, तो मैं यही कह रहा था कि भाई अब यहाँ बेच दो, बेचने का टाइम है। मैं पर्सनल बेच रहा हूँ, 40-50% बेच रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था, मतलब कि नीचे आएगी, सही ये नजर आ रहा था। तो वहां पे मैंने फिर वो रिकवर भी कर लिया, और साथ में टॉप पे सेल भी कर दिया। तो लेकिन वो जनवरी में मेरा वो नुकसान था। ठीक है, मैंने बहुत अरसे के बाद, उस नुकसान के बाद 1-2 दिन तक ट्रेड नहीं की थी। तो मैं रुका, मैंने बोला अब मैं नहीं कर रहा ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक गलत फैसले के जोन में हूँ। इमोशनल हर्ट जो था, पहले उसको आपको हील करना जरूरी है। ठीक है, पहले जज्बात पे काबू करना जरूरी था कि यार एक नुकसान हो गया है, इसको समझना है, इसको एब्जॉर्ब करना है। और अभी मैंने ट्रेड, बहुत दिल चाह रहा था मैं एप्लीकेशन ओपन करूँ, ट्रेड लगाऊं, जल्दी रिकवर करूँ किसी तरह, जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, ये पहले मैंने किया है छोटे छोटे, तो मैंने इसमें फेस किया है कि कभी कभार होता है कि साइकिल में आप फंस जाते हो गलत। ठीक है, तो उससे मुझे निकलना था एक दिन में। सही है, तो मैंने 1-1.5 दिन लगाया। फिर मैंने दोस्तों से कंसल्ट किया, ताहिर हैं एक और हमारे, मैंने कंसल्ट किया, बोला यार मार्केट में भी क्या एनालिसिस लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब जब मैं चार्ट देख रहा हूँ, मार्केट एनालिसिस देख रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहा। मैं उसको बार बार ऐसे देख रहा हूँ कि यार मुझे रिकवर करना है। मैं ये नहीं देख रहा कि मार्केट क्या लग रहा है करेगी। सही है, मैं उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने बताया, समझाया, मैंने फिर देखा मार्केट को, फिर मैंने ट्रेड्स वापस लेना शुरू की। लेकिन फिर भी मुझे 3 महीने लगे कि मैं रिकवर करूं। 3 महीने का सब्र किया आपने? 3 महीने तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, फिर जाके मेरी एक ट्रेड लगी जिसमें मैं रिकवर कर पाया, फिर सेट हो गया। लेकिन वो एक ब्लो था। तो ये लॉस से आपने सीख लिया, एक बात समझ में आ गई आपकी बात। रिसेंट लॉस बड़ा, इससे पहले भी लॉस हुआ है, मतलब ऐसे भी कॉइन में पैसे डाले, वो भाग गए कॉइन वाले। ठीक है, जब शुरू में नए थे, बंद कॉइन 0 हो गया। आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट ओपन है, एकदम से रेड कैंडल आई, 0 फिनिश। और ये कब होता है? ये इसे कहते हैं रग पुल। ये होता है, रग पुल होता है कि भाई टीम है, उसने कॉइन लॉन्च किया। ठीक है, ये 3-4 साल पुरानी बात है। कॉइन लॉन्च किया, भाई उसकी कॉइन की वाह हो रही है, कम्युनिटी में कॉइन शेयर हो रहा है डिफरेंट ग्रुप्स में। आपने देखा, आपने बोला चले यार मैं $500 डालता हूँ इसमें। आपने $500 डाले, $200 डाले, 1000 डाले। ठीक है, एक दिन के बाद वो कॉइन 0 पे है, टीम बंद, टेलीग्राम उनका बंद, ट्विटर बंद, सोशल मीडिया उनके खत्म, कॉइन गायब। अच्छा, तो अगर कोई नया कॉइन लॉन्च करता है, अब उस नए कॉइन के अंदर आपको नहीं पता होता है ना, हाँ, कि किस पेस पे लगाएं पैसे या ना लगाएं। सो व्हाट इज द वे टू सी? तो ये चीज हमने फिर बाद में सीखी। मैंने बोला यार ये कैसे पता चलेगा कल? हाँ,
तो उसका तरीका ये है कि जिस चेन पे वो कॉइन लॉन्च हुआ है, चेन मतलब जिस क्रिप्टो पे हुआ है, जैसे इथीरियम पे हुआ है, ओके, इथीरियम पे आप कॉइन लॉन्च कर सकते हैं, हम अभी लॉन्च कर सकते हैं। वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको आप चेक कर सकते हो उस चेन पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। आप चेन पे जाके देख सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या इसने लिक्विडेशन शुरू की, लॉक की हुई है कि नहीं की हुई। मतलब ये है कि जो इसने शुरू में पैसे डाले हैं उसमें नजर आ रहा होता है कि ये फाउंडर का वॉलेट है, ओके, इसने इसमें $1 लाख डाला है। तो ये जो इसने $1 लाख डाला है जिस वॉलेट में, क्या ये वॉलेट ओपन है या लॉक्ड है? अगर तो ओपन है तो ये कभी भी 1 लाख लेके निकल के भाग जाएगा, क्योंकि जब आप खरीद रहे हो तो वो उस वॉलेट में जा रहे हैं। या क्या इसने उसका एक सर्टेन अमाउंट लॉक किया हुआ है जो इसके भी इख्तियार में नहीं है। अच्छा। अगर गिरेगा भी कॉइन तो वो इस प्राइस तक गिरेगा। अच्छा, वो किसके इख्तियार में जो लॉक्ड है? वो फिर ब्लॉकचेन के इख्तियार में है ना, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। या तो वो उस बंदे के इख्तियार में नहीं है। वो मैक्सिमम वो 50,000 लेके भाग जाएगा बस। एक ये तरीका है चेक करने का। दूसरा देखें, फिर आपको समझ आने लग जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपको देख के कॉइन समझ आ जाता है, यार ये कॉइन है, इसकी वेबसाइट खोली है तो स्कैम है। आई से ये बंदे 5 लगे हुए वेबसाइट पे, इनका लिंक्डइन भी नहीं है, तस्वीरें लगाई हुई हैं इनकी, और पता चल जाता है आपको, पता चल जाता है कि ये स्कैम है, ठीक है। और बड़े सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, ठीक है। अब मैं नाम ले लेता हूँ। एक टोकन जो बड़ा आया था, जो भी फंसा हुआ है, ठीक है, रील टोकन, और उससे पहले भी एक आया था, इन्फ्लुएंसर्स ने उसको किया, मुझे कांटेक्ट किया उन्होंने बोला आए हम यहाँ डिनर देते हैं आपको, ये है वो है, हम कम्युनिटी को इतने हम दे देंगे, आपको इतने मिल जाएंगे, कर दें आप प्रमोट। क्या है, मार्केट तो गिर जाती है, किसी के इख्तियार में थोड़ी है, ठीक है। आपसे कोई पूछो, बोल दे भाई गिर गई मार्केट। तो नियत ही यही थी कि मार्केट, उनकी नियत ही थी, और उनका सेकंड टाइम था ये। ऐसे पैसा बनाया, मार्केट गिर गई, हम क्या कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैंने बोला भाई मैं तो नहीं कर रहा। फिर मैंने एक छोटी वीडियो बनाई उसके ऊपर कि देखें मैं पर्सनली नहीं कर रहा वगैरह। मैंने नहीं बोला कि उनसे बात हुई वगैरह, ठीक है। आपने कॉइन का नाम लिया उसमें? लिया मैंने। ओके। फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला आप ये वीडियो हटा दें। आपने उल्टा हमारे खिलाफ ही बना दी। आप ये वीडियो हटा दें, ठीक है। फिर मुझे एक और इन्फ्लुएंसर ने कांटेक्ट किया, एक दो ने यूके से, एक ने कहीं और से, जो उनके लिए वीडियोस बना रहे थे, राइट, कि शारिक की वीडियो हटा दो यार, ये नहीं करो, और मैं अपनी कम्युनिटी में डाल रहा हूँ इसको, ये कर रहा हूँ, यानी अपनी कम्युनिटी को ही हर्ट करने जा रहे कि हो। मैं कर रहा हूँ। मेरी कम्युनिटी में मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं कि शारिक ने वीडियो बनाई है, ठीक है, क्या सीन है इसका। मैंने बोला ठीक है, मैं चलो ये तो मैं नहीं हटाऊंगा, बाकी मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। मैंने अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं किया, भी नहीं किया ना, मैं मिला, वो खत्म हो गया सीन उसका। इस तरह बहुत होते हैं। फिर आपकी बात हुई उनसे जो कह रहे थे कि यार नहीं बिल्कुल नहीं। उन्होंने पार्ट ऑफ द गेम, हाँ, वो तो इस मुल्क में भी नहीं थे उस टाइम पे, बाहर थे, लेकिन फिर इस मुल्क में आए, उन्होंने बकायदा यहाँ पे इवेंट भी किया एक जगह। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के होते हैं। आपको उसमें देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एक बंदे ने, मैं उनको क्या बोलूं, जिन लोगों ने खुद देखें, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको भी बोलूं कि आप मुझसे मिले, मुझे जरा 50,000 दिरहम दे दो, 10,000 दिरहम दे दो, आप कुछ तो देखेंगे ना कि यार शारिक है कौन, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, काम क्या करता है, देगा भी नहीं देगा, ठीक है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर आप बस मुझे दे दें उठा के, तो थोड़ी सी आपकी भी गलती है, थोड़ी मेरी तो है ही, आपकी भी गलती है। तो मैं इसीलिए लोगों को कहता हूं कि हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने पैसों से खुद ट्रेड करो, किसी को देखे करने की भी जरूरत नहीं है, सीखने में लगाओ, गाइडेंस लो, ग्रुप मेरा नहीं किसी और का ज्वाइन करो, लेकिन अपने पैसों से खुद करो, बेस्ट है भाई। अपने पैसे से खुद करो, रिस्क ले लो, लेकिन गाइडेंस जरूर ले लो, क्योंकि कोई भी काम इंसान नया करने जाता है और उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो। फॉर एग्जांपल आप पीएचडी भी अगर कर रहे होते हैं तो आपको आपका सुपरवाइजर होता है जो आपको गाइड करता है, बिल्कुल आप अपनी तरफ से नहीं कर लेते, और ये तो काफ़ी रिस्की गेम है बेसिकली अगर देखा जाए तो। इसके अंदर तो गाइडेंस वुड हेल्प, और आप वो माशाल्लाह दे रहे हैं, लोगों को अच्छी खासी गाइडेंस दे रहे हैं, तो नोबडी विल pull the rug under you. इंशाल्लाह, I hope so. इंशाल्लाह। तो इतने एक्सपीरियंस के साथ आप भी एक सेंस करने लगते हैं ऑलरेडी कि यार I have a gut feeling, I don't think so we should go. ऐसा हो जाता है with the time, people they start to feel that things, नए coins के लिए यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं लगाओ, ये ऐसा होता है। So ज़्यादातर जो आप ट्रेड करते हैं, do you go with your information, और आप अपना एक्सपीरियंस तो है ही, जाहिर सी बात है, या गट फीलिंग पे भी जाते हैं? मैं न्यू कॉइन्स में तो करता ही नहीं। अच्छा, करते ही नहीं आप? अब न्यू नहीं है, जो एस्टेब्लिश्ड कॉइन्स हैं खाली वही, सिर्फ उनमें बस, दैट्स इट।
सही सही। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जो है वो, इसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है जो बन रहा है, आई डोंट नो सिस्टम कितना बन चुका है, अगले 10 साल के अंदर क्या शेप करेगा ये, किस तरह से शेप होगा ये सब कुछ? अगले 10 साल में मेरे ख्याल से Web3 का फ्यूचर होगा बहुत। अब Web3 भी एक्सप्लेन पहले कर दीजिए। Web3 है कि ये जो ब्लॉकचेन है इनके ऊपर आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। राइट। अब फर्ज करें कि आपकी एक डिलीवरी की एप्लीकेशन है, मैं बिजनेस प्लान दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपकी एक डिलीवरी की एप्लीकेशन है, सुन ले सब गौर से, अब सुन ले, मेरा पेटेंटेड है ये। आपकी एक डिलीवरी की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के ऊपर जब आप फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल शारिक ऐप है, वो आपको एक शारिक कॉइन मिलता है, राइट, ठीक है। जो रेस्टोरेंट है जब वो उसको फुलफिल करता है टाइम पे, उसको भी शारिक कॉइन मिलता है। जो राइडर है जब वो उसको पिक करता है, ड्रॉप करता है, उसको भी शारिक कॉइन मिलता है। तो एप्लीकेशन यूज करने का मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। रेस्टोरेंट्स को मेरे पास लिस्ट होने का और मैक्सिमम ऑर्डर सही फुलफिल करने का और लेस रिटर्न्स रखने का एक बेनिफिट मिल रहा है। जो राइडर है उनको भी बेनिफिट मिल रहा है, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अपार्ट फ्रॉम माय फूड जो मैं कंज्यूम किया खाना, और अपार्ट फ्रॉम जो रेस्टोरेंट मुझे फीस दे। ये बेनिफिट एक नेटवर्क में मिल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ पैसे को जोड़ देना, जितना इंटरनेट इस्तेमाल करोगे उतना कमाओगे। सही, ये कॉन्सेप्ट है Web3 का। ओके, ठीक है। Web 1 था, Web 2 अभी चल रहा है, Web 3 है कि इंटरनेट के इस्तेमाल पे आपको पैसे मिलने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कितना कमा रहे हैं लोग? आप मुझे बताएं कि आप अगर 50 वीडियोस टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहे हो, या ये वीडियो कोई हमारी देख रहा है और वो जिंदगी के हमें 1 घंटा दे रहा है, तो अगर उसको एक काशिफ हयात क्रिप्टो करेंसी का कॉइन मिल रहा है, या यूट्यूब उसको एक कॉइन दे रहा है, तो वो मोनेटाइज होगा। और आप जो बेहतर कंटेंट जिस क्वालिटी का देखो, आपको उस तरह की रिवॉर्ड मिले। तो ये जो अर्निंग का और पैसे कमाने का इंटरनेट के साथ ताल्लुक है ना, ये है Web3। ठीक है। अगर देखा जाए तो अब फेसबुक है वो भी मोनेटाइज हो रहा है, यूट्यूब के अलावा टिकटॉक भी मोनेटाइज है, तो ये सब Web3 के जरिए, इसी सिस्टम के जरिए हो रहा है तहत। हाँ, वो तो मोनेटाइजेशन उनकी एड्स की है ना, एड्स की हो। हाँ, लेकिन ये तो हमारे लिए है, हम तो जितना यूज करें उसके ऊपर। हाँ, हम तो प्रोडक्ट बने हुए हैं। सही, हमसे वो हम यूज करे जा रहे हैं, मिल क्या रहा है हमें? हमें से फीड किया जा रही है इन्फॉर्मेशन और हम देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, दे मेकिंग मनी। हाँ, वो बना रहे हैं पैसा, कॉर्पोरेशंस बना रही हैं पैसा। तो ये Web3 है कि हमें एक शेयर मिलना चाहिए उसका। अब एक ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर, ठीक है, वो ब्राउजर आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेव ब्राउजर। हाँ, वो आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपको उनका एक टोकन है वो मिलेगा, जो आप सेल कर सकते हैं बाइनेंस पे या कहीं पे आप सेल कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे, ठीक है। तो आई होप मैंने सही नाम लिया इसका, यही है नाम, ब्रेव ब्राउजर। ओके, लेट्स सी, एनीवेज सर्च करेंगे तो क्या है, आप जितना ये सर्च इंजन यूज करेंगे तो देन दे पे यू द मनी। एग्जैक्टली, यूजेज का। उनका क्या फायदा है इसमें? डेटा, उनको डेटा मिलेगा, डेटा मिल रहा है, एंड देन दे विल सेल इट। एग्जैक्टली, प्लस एडवर्टाइजर्स। अगर आप उस ब्राउजर पे ऑप्ट करेंगे कि मैं एड्स देखना चाहता हूँ, तो वो उसके पैसे देंगे आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए ना, वो एड से कमा रहे हैं, वो एक शेयर आपको दे रहे हैं। फिर जो बंदा बोलेगा कि मुझे ऐड दिखाओ, वो वाकई भी देखेगा भी। इवन एडवर्टाइजर के लिए भी अच्छा है ना कि आप उसको जाके बोलोगे यार मेरे ब्राउजर पे अगर तुम एडवर्टाइज करोगे तो जो बंदा देख रहा है वो वाकई वो है जो देखना चाह रहा है। बाकी ब्राउजर्स पे हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं उन लोगों को जो देखना ही नहीं चाह रहे। सही, एक बंदा जल्दी में गूगल कर रहा है, कोई यूट्यूब चीज कर रहा है, कोई सिग्नल पे खड़ा हुआ, उसको ऐड नजर आ गया, स्किप करे, अब वो 5 सेकंड वेट करे, सिग्नल खुल जाए तब तक। so true. तो यू नो दैट्स द थिंग, आई थिंक ये चीज है जरूर जो नेक्स्ट होगी, मेन थिंग। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी वैसे अगर आप देखें तो लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस तो हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, तो आप वो जो डाउट्स हैं उनको कैसे आप एड्रेस करते हैं? इनमें लोगों में क्या क्या डाउट्स हैं और उनको कैसे वो क्लियर कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में? डिपेंड करता है कैसा डाउट है। अगर अभी जैसे मैं कहीं बैठा होता हूँ ना जहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन होती है कि बिटकॉइन जो है उसका कोई यूज केस भी है या नहीं है, ठीक है, तो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है क्योंकि वो फिर समझाना पड़ता है पूरा शुरू से लेकर, ठीक है। राइट। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जस्ट लाइक अ बबल, यू नो, एक हाइप बनेगा, एक सब कुछ होगा, देन यू विल लूज एवरीथिंग। सारी मार्केट बबल है, सारी, यानी इवन क्रिप्टो करेंसी भी, वन डे यू लूज एवरीथिंग। रियल एस्टेट भी बबल है, सब कुछ बबल है, बट स्टिल दैट्स फिजिकल, सो स्टिल पीपल दे हैव मोर कॉन्फिडेंस। तो यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर जरा ये आमतौर पे ज्यादातर यही होता है बिकॉज दिस इज डिजिटल, दिस इज नॉन फिजिकल, हाइप बहुत ज्यादा है, बबल बहुत बड़ा बनता जा रहा है, वन डे यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी। आपको
कि आपको गिराएगा जमीन पे? अभी भी मेरे ख्याल से बड़ा बबल नहीं बना, अभी भी नहीं बना, नहीं, यानी अभी क्योंकि- और रूम है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ओवरऑल इसमें वेल्थ देखें या आप ओवरऑल देखें कि कितने मिलियनियर्स हैं दुनिया में, बिलियनियर्स हैं, क्या वो सब इसमें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या इसमें हैं, बैंक्स हैं, नहीं है, तो अभी भी मेरे ख्याल से इसमें बहुत रूम है ग्रो करने का। ठीक है, बहुत रूम है ग्रो करने का। तो आई थिंक अभी बबल छोटे बबल बनते हैं मार्केट में, जो फटते हैं, टूटते हैं। 73 के से हम वापस 49 पे आ गए, फिर हम 60 पे गए, फिर अभी हम 58 59 पे हैं। तो ये तो मार्केट वेव्स में मूव करती है, सही है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल स्टॉक्स भी बबल है, सब बबल है। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग और जो डाउट्स हैं वो आहिस्ता 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 क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अगर पिछले हम 10 सालों की बात करें तो प्रॉबेबली लोगों की अंडरस्टैंडिंग आज पहले से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप जैसे लोग तो एक्सपर्ट बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले रहे हैं और सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो वो डाउट्स क्लियर होते रहेंगे, तो मेरा ख्याल अभी और भी बहुत गुंजाइश है इसके अंदर। सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो, अगर इंसान उसको कहे कि मुझे रिस्क नज़र आता है हैकिंग का और थेफ्ट का, तो ये रिस्क एग्जिस्ट तो करता है ना? करता है। एंड हाउ डज इट हैपन? ये रिस्क किस तरह से एग्जिस्ट करता है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है या मिनिमाइज किया जा सकता है? देखिए, ये रिस्क एग्जिस्ट करता है आपके वॉलेट के यूजेज में। अगर आपका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज है तो आप हैक हो जाएंगे। अगर आपका ब्राउजर कॉम्प्रोमाइज है, आप हैक हो जाएंगे। मैं भी हैक हो चुका हूँ, 2 दफ़ा हैक हो चुका हूँ। तो ये तो एग्जिस्ट करता है उसी तरह जिस तरह आपकी एप्लीकेशंस हैक हो सकती हैं, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो बेहतर है कि अपने ब्राउज़र को आप जितना ज़्यादा सिक्योर कर सकें। कोई स्पेसिफिक चीज़ आप उसके बारे में कहेंगे यार ये कर लो? मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैक या एप्पल यूज़ करूँ, बकदरन फिर भी थोड़ा सेफ है, ठीक है। दूसरा, मैं जो है वो अगर डिवाइस है एक जिसपे मेरे क्रिप्टो है, तो मैं उस डिवाइस को किसी नई एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं करता, डेटा सेव नहीं करता। मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आप वो वैसी करनी चाहिए। सही, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि एप्पल ही खरीदो, सही है, लेकिन अपने डिवाइस लेकिन अपने डिवाइस को सिक्योर करो। सही, ठीक है, एप्लीकेशंस डाउनलोड की, डेटा अपना सेव नहीं करो, इधर उधर कार्ड सेव नहीं करो, ये चीज़ें बस क्लीन बंदा रखे, क्लियर रखे। असल में हैक लोग ऐसे करते हैं कि जैसे भाई ये कॉइन लॉन्च हुआ है, आओ इस कॉइन पे फ्री कॉइन मिलेंगे आपको $100 के, ठीक है, अर्ली आप एंट्री हो, अपना वॉलेट कनेक्ट करो, ले लो। आप वॉलेट कनेक्ट करते हो, आपको मिल भी जाते हैं $100, सही, ठीक है, या $100 वर्थ के कॉइन मिल जाते हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपके डिवाइस को वो कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। राइट, 6-7 दिन बाद या महीनों बाद आपको दिखता है आपका वॉलेट खाली है। वो टाइम लगाते हैं, वो हैकर बैठा रहेगा आपके डिवाइस पे, साल भी बैठेगा, ताकि आपको शक ना हो। साल बाद आपका डिवाइस साफ, आपका वो चीज़ें साफ, और साल में वो आपका डेटा भी गैदर कंप्लीट कर लेगा। उसको पता होगा किस टाइम पे ये डिवाइस इनएक्टिव होती है, सोता कब है, किस टाइम पे यूज़ करता है कौन सी एप्लीकेशन करता है। वो बार बार देखेगा कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो किस स्टैंडर्ड में, मतलब बड़े तरीके से ये लोग देखते होंगे, तो वो आपके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उस तरह ना करें, ठीक है। वो $100 तो आपके चलो गए, इन्वेस्टमेंट हुई आपके, वो 200 बन गए, 300 बन गए, लेकिन वो देखते हैं भाई इस डिवाइस में क्या चीज़ है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बिल्कुल भाई, जो फ्री चीज़ें हैं वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है, कभी फ्री होती नहीं है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लगा हुआ है। एग्जैक्टली, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये बताएं, ये जो रिलेशनशिप है ट्रेडिशनल बैंक्स का और क्रिप्टो करेंसी नाउ इवॉल्व हो रही है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी बन रहे हैं, तो क्या फ्यूचर के अंदर किसी एक की कमी और किसी एक की ज्यादती होगी? क्रिप्टो करेंसी एकदम स्ट्रेंथ पकड़ लेगा और जो बैंकिंग सिस्टम है वो थोड़ा जाएगा, इफेक्ट होगा इसके इवॉल्व होने से, या दोनों अपना साथ साथ चलते रहेंगे? आई थिंक दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्ज हो रहे हैं। तो बैंकिंग जो है सेक्टर वो मर्ज कर रहा है क्रिप्टो पेमेंट्स को, क्रिप्टो बेस्ड अपने बैंकिंग की चीज़ों को देख रहा है कि किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है क्रिप्टो के थ्रू। तो ये हो रहा है ऑलरेडी। तो ये रेगुलराइज होता रहेगा, सेंट्रलाइज होता रहेगा बैंक के लेवल पे, हाँ, उनको तो सेंट्रलाइज काम करना पड़ता है ना, करना है तो उनके लेवल पे, लेकिन मर्जर होगा। मुझे नहीं लगता कि एक वो चीज़ है कि ये बैंकिंग निज़ाम को, जो बैंकारी निज़ाम है उसको रिप्लेस कर देगा पूरे तरीके से, ऐसा नहीं होगा। मर्ज होगा, साथ साथ काम करेगा। कुछ क्रिप्टो करेंसीज कमोडिटीज़ की तरह ट्रेड होती रहेंगी, कुछ को बैंक इस्तेमाल करेगा, जैसे रिपल नेटवर्क है XRP का,
कुछ बैंक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, Okay. एक्सचेंजेस इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट मुल्कों में, जो आप पैसे भेजते हैं एक दूसरे को, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, Right. क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है सारे, सही। तो इस्तेमाल हो रहे हैं। और KYC भी इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर बिल्कुल। हर चीज पता है उनको, लाइक बिल्कुल। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल। गुड। अच्छा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुलते हुए नज़र आ रहे हैं आजकल, और जो ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस वो भी मार्केट में मौजूद हैं। इन दोनों में कोई खास फ़र्क है या कोई भी कुछ भी कर सकता है, करेंसी एक्सचेंज और क्रिप्टो एक्सचेंज? क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत हैं, लेकिन हमें उन्हीं में ट्रेड करना चाहिए जो रेगुलेटेड हो, जहाँ पर रह रहे हैं। जैसे यहाँ बाइनेंस है, पहले बिटओएसिस था, अब वो नहीं है। FTX था पहले, यहाँ रेगुलेट हुआ था, लेकिन FTX बंद हो गया, कोलैप्स हो गया। तो जो रेगुलेटेड है आपकी कंट्री में, आप उसमें करें, ठीक है। US में बाइनेंस US है, अलग है। कनाडा में बाइनेंस बैन है, ओके। ठीक है। कनाडा में आप लेवरेज ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे एक दूसरी एप्लीकेशन है वेल्थ सिंपल। तो अपने रीजन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। दोनों डिफर कैसे करते हैं, ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस, करेंसी एक्सचेंजेस एंड क्रिप्टो एक्सचेंज? ट्रेडिंग के अंदर तो दोनों सेम है, फॉर्मेट सेम है, सारी चीजें सेम है। ट्रेड करना, बाय सेल, लेवरेज ट्रेड्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। किसी पे आपको ज्यादा लेवरेज मिलता है, किसी पे कम। लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ये है कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज है, सिर्फ क्रिप्टो। हाँ, अब जैसे इटोरो है, उसमें स्टॉक्स भी हैं, कमोडिटीज भी हैं, क्रिप्टो भी हैं कुछ, लेकिन सारी क्रिप्टो नहीं है। राइट। जो बाइनेंस है उसमें सारी क्रिप्टो है, बस ना कमोडिटी है, ना स्टॉक है, ना ETF है, ना कोई और इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ क्रिप्टो है। तो इस तरह से डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। अच्छा बताएं, कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जिसके बारे में राइट नाउ आप एक्साइटेड हैं, आप बोलेंगे भाई वो क्या होंगे, वो बताएं। बिटकॉइन। जस्ट बिटकॉइन? बट यू आर सेइंग रूम बहुत कम रह गया, मार्जिन्स कम रह गए। मार्जिन रूम बिटकॉइन के अंदर है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे बाय करते हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन आई थिंक कि बिटकॉइन पे ही खासतौर पे अगर नए ट्रेडर्स हैं वगैरह, सिर्फ फोकस बिटकॉइन पे करें। बिटकॉइन पे करें, इवन दो कि उस पे प्रॉफिट मार्जिन्स लेस भी हैं, बट स्टिल स्टिक टू इट, इट इज सेफर। इट इज सेफर, जाना पहचाना हो गया, एटलीस्ट 1 महीना तो सिर्फ बिटकॉइन पे स्टिक करें एटलीस्ट, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑल्ट्स में एंटर हूँ, फिर इथेरियम में एंटर हूँ, सही, फिर पोल्का डॉट में एंटर हूँ। अच्छा, अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मुझे पूछना था कि ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, ये पोल्का क्या होते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा। जो बिटकॉइन नहीं है, बाकी हर कॉइन ऑल्ट कॉइन है। अच्छा, बिटकॉइन के अलावा जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो ऑल्ट कॉइन कहलाती हैं। बिल्कुल। फिर उसके अंदर भी फर्दर मीम कॉइन्स हैं, ठीक है। कुछ उसमें Web3 के कॉइन है, कुछ NFT के कॉइन है, फिर उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंटरऑपरेबिलिटी के कॉइन्स हैं। इनमें फर्क क्या है सब में? टेक्नोलॉजी का। मीम कॉइन है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बस वो एक कोई कैरेक्टर है, कुछ है, मीम्स हैं, लाइक मीम्स हैं, ओके, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट ब्लॉकचेन आपस में बातें कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं, डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं। राइट। फिर लेयर 1 लेयर 2 है, इथेरियम है, इथेरियम के ऊपर लेयर 2 है, मैटिक है, AR है, OP है। तो इस तरह डिफरेंट कॉइन्स हैं, तो टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये सब ऑल्ट कॉइन्स हैं, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। तो अगर कोई, आप कहते हैं कोई नया बंदा स्टार्ट करता है, उसको 6 महीने तक बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर वो कहता है कि कम से कम अमाउंट पे मुझे इन्वेस्ट करना है, वो स्टिल बिटकॉइन पे करेगा, उसके रिटर्न्स कम होने के बावजूद भी 6 महीने तक? रिटर्न कम होने के बावजूद देखें, जब तक वो बिटकॉइन में ट्रेड करके सीख नहीं लेता चार्टिंग, और बिटकॉइन के साइकिल्स को नहीं समझ लेता, प्राइस के ऊपर नीचे जाने को नहीं समझ लेता, और उसके बाद अपनी ट्रेड्स को एडजस्ट करना नहीं समझ लेता, तब तक बिटकॉइन तक स्टिक करे, इररिस्पेक्टिव मार्केट बुल रन में है या बेयर मार्केट में है। और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में यूजुअली? और वो हर एक का अलग होगा, उसके इंटेलेक्ट के हर किसी का अलग होगा, और आप सीख रहे हैं और हर वक्त सीख रहे हैं। ऑन एवरेज आई वुड से आपको 3 से 6 महीने की ट्रेडिंग तो आपको करनी चाहिए। 6 महीने की, बिल्कुल। आप रोज या हर दूसरे दिन ट्रेडिंग करें तो आपको आप समझ आए मार्केट का। बिल्कुल, वेरी नाइस। अच्छा, हम ये सवाल पहले भी आपसे पूछ चुके हैं, अगर कोई शुरू करना चाहता है तो वो क्या करे? मैं फाइनली एक दफ़ा ये कहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, दे आर लाइक मे बी शुड आई गेट इनटू इट, आई शुड गेट इनटू इट, तो आप वो क्या एडवाइस उनको देंगे बिफोर वी डाइव इन इट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले तो वो इन्वेस्टमेंट अपने पास रखें जो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट रखें। ओके, ठीक है। ऑल इन नहीं करें, लोन नहीं लें, चार्टिंग सीखें, गाइडेंस के साथ करें ट्रेड, इसकी लैंग्वेज को समझें। लेवरेज क्या होता है, सही है, कितने एक्स क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, स्पॉट में क्या फ़र्क है,
लेवरेज में क्या फ़र्क है, कॉइन फ्यूचर क्या होता है, USDM फ्यूचर क्या होता है, ये जब तक आप टर्म्स नहीं समझेंगे तो आप नहीं कर सकते ट्रेड। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको समझनी है। सही है, ठीक है। खास तौर पे चार्ट एनालिसिस और यूज़ कैसे करना है एप्लीकेशन, स्टॉप लॉस क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। यहाँ से आप स्टार्ट करें, फिर आप ट्रेड्स लें, फिर आप भी सीखेंगे ट्रेड्स देते हुए। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है चार्टिंग के अंदर के मैं चार्टिंग अगर सालों से कर रहा हूँ और कोई नया बंदा आपकी चार्टिंग करता है वो मुझसे बेहतर कर सकता है। वो कैसे? उसके अंदर स्किल है कि वो देख रहा है चार्ट को और उसको वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ओके, अपनी आंखों से बगैर लाइंस ड्रॉ किए हुए उसको समझ आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे ऐसे आ रही है, फिर सपोर्ट कंफर्म कर रही है, फिर यहाँ जा रही है, अच्छा ये लोअर हाई बन रहा है, ये सेम है तो ये हुआ आगे, फिर वो दोबारा उस चीज़ को ढूंढ रहा है। ये स्किल अगर किसी में है तो वो बंदा सरपास कर जाएगा। तो ये इंस्टिंक्टिवली लोगों में इंस्टिंक्टिवली होगा। पैटर्न्स में अगर आप अच्छे हैं तो आप चार्टिंग जरूर करें। राइट, इट्स सारे पैटर्न हैं, ट्रेंड्स हैं। आपको याद आएगा ना यार, ये चीज़ मैं देख चुका हूँ पहले। आप बैकडेट वेड आपने पास में देखा, यहाँ ये हुआ था, इस तरह हुआ था, उस वक्त न्यूज़ क्या थी, ये न्यूज़ थी। अच्छा अभी ये हो रहा है तो अभी क्या न्यूज़ है, अच्छा अभी भी इसी तरह की न्यूज़ है, अभी भी लोग बेरिश हो रहे हैं, मतलब नीचे जाने का देख रहे हैं, तब ये हो गया था। वो ढूंढेगा चीज़ें सिमिलर ढूंढेगा पीछे। तो ये चीज़ अगर किसी में है तो वो चार्टिंग जरूर करे, वो बना है चार्टिंग के लिए, बना चार्टिंग मेरे ख्याल से। हाँ, जो न्यूज़ आपने कहा कि वो चेक करे, तो कितने पुरानी न्यूज़ चेक करे, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा को देख के आगे को ट्रेंड को समझ सकता है, पैटर्न को समझ सकता है। तो कितना पुराना देखना चाहिए? एक साल पहले कोई रूल नहीं है इसमें, आप 1 साल पुराना भी देख सकते हैं, 2 साल भी, 6 महीना भी, डिपेंड करता है। वो इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, डिपेंड करता है आप कितनी लंबी ट्रेड ओपन कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्राइक पॉइंट क्या था? बिल्कुल राइट। सो द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस क्या है? मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है आप डेली कैंडल देखें, 4 आवर्स कैंडल देखें डे ट्रेडिंग में, और एक दफ़ा वीकली चार्ट भी देख लें, बस दिन ट्रेडिंग में। राइट। अच्छा, आपके पास अपना भी मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा एक ग्रुप भी है जिसको आप सिखाते हैं, गाइड करते हैं। बेसिकली आई नो यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीवन कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो करो, लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हैं मैं अपने ये कर रहा हूँ तुम भी कर लो। तो उस हवाले से अगर कुछ आप बोलना चाहें, कोई ज्वाइन करना चाहे, कोई बताना चाहे, ताकि हम नीचे लिंक मिलो ताकि वो आपसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सके सवाल। फिर इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप DM करेंगे तो वहाँ पे आई कैन शेयर विद यू जो डिटेल है उसकी ज्वाइन करने की। हमेशा वीडियो वेरिफिकेशन मांगा करें कि आप सही बंदे से बात कर रहे हैं। जो भी आपका इंस्टाग्राम पे नाम है उसके हिसाब से आपको वीडियो वेरिफिकेशन मिल जाएगी, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3, लेकिन उसके बगैर आप कोई कम्युनिकेशन बेशक ना करें। राइट, ठीक है, वीडियो वेरिफिकेशन जरूर मांग, यानी एक दफ़ा वीडियो कॉल पे आपको दे दें, वीडियो मतलब सेंड कर दो। मैं आपके जैसे नाम है काशिफ हयात आपकी प्रोफाइल पे, तो जी काशिफ हयात, ये वेरिफिकेशन की वीडियो है ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए, थैंक यू सो मच। अनशंकर इस तरह से, या आप बोलेंगे भाई मेरा नाम ये है, आप ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, तो इस तरह मैं बाकायदा सेंड करके वीडियो वेरीफाई करता हूँ। जो भी पूछता है जी, सारे नहीं पूछते, काश सारे पीछे सही। लेकिन आप रिकमेंड ये करते हैं, यही तरीका है, यही होना चाहिए, तो आगे आप मेक श्योर करेंगे भाई कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं। Very good. I think we learned a lot today. At least I learned quite a lot from you today, Sharik. और I'm sure कि जो हमारे viewers हैं उनको भी बहुत सारे concepts दिए हुए होंगे। पॉडकास्ट हमारी में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी इसको समझते हैं वो तो चाहेंगे कि आप बताएं कि डाटा कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, मार्केट कैसे जा रही है। But we are not talking about that much. हमने बड़े फंडामेंटल सवाल किए ताकि हमारे व्यूअर्स जो पहले समझ तो जाएं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। So I really appreciate कि आज आप आए और आपने अपना टाइम निकाला हमारे। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट थी, सवाल भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच। Pleasure is all mine. Thank you.